एक बार वो सब डिस्कस। हाँ है राहुल जी। हेलो राहुल जी, निकल गए कि हैं? ओके, ऑल राइट, चलो डन डन डन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं एक बार सबको पहले एंट्री दे दूं। सर मैं होमवर्क खत्म नहीं किया। अरे ये तो गलत बात है सर। चलो ठीक है, कितने लोगों ने नहीं किया? चलो ठीक है, जिन लोगों ने ट्राई किया वो मुझे अपना अपना बता दें। अरे रिकॉर्डिंग तो मैंने भेज दिया है। रिकॉर्डिंग का लास्ट वाला रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, आज का रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। सुनिए राहुल सर, मैंने ना इस बार रिकॉर्डिंग में थोड़ा चेंज किया है। क्लाउड में रिकॉर्डिंग कर दिया है, तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग ना इनके पास होगी, क्लाउड में होगा, मतलब दीपक बजाज सर एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, क्लाउड में कर दिया, टेंशन ही खत्म। तो मतलब दीपक बजाज सर के पास ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास के बाद आप इन लोगों को दे दीजिएगा जो भी आपसे मांगे आज के लेक्चर को। फॉर नाउ हम शुरू कर दें। तो मैं पहले शुरू कर रहा हूँ। कुछ बच्चे जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया उनका अलग बात है, बट जिन लोगों ने ट्राई किया है हम उसको उसका होमवर्क टाइप डिस्कस जरूर करते हैं। तो मुझे तुम लोग डाउट बताते चलोगे और हम क्वेश्चन करते निकल लेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि तुम कितना उसको कितनी बातें तुमने किया है ओके और कितना सर, कुछ ट्राई याद किया है। था मैंने। क्या बोल रहे हो? सर मैंने ट्राई किया था। हाँ ठीक है ना, जिसने ट्राई किया उसकी बात कर रहे हैं, जो ट्राई नहीं किया तो उसकी तो बात ही नहीं हो सकती ना। बात यहाँ हो रही है जिन लोगों ने ट्राई किया है। जो ट्राई करेंगे वही आंसर कर पाएंगे, नहीं किया मान लो कुछ कारण रह गया तो भी कोई बात नहीं है। बट वी विल डिस्कस द डाउट। जो बच्चा हमसे डाउट यहाँ पे कहेगा डिस्कस करने के लिए, हम उसके डाउट को पहले ले लेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं एक एक करके सारे बच्चों के डाउट्स दे लेता हूँ एक बार, जिसको जो जो पूछना है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। देखो समय पे आने की आदत जल्दी जल्दी सब लोग सीखो, क्योंकि अगर ज्यादा लेट होगा तो क्लास हमारा जो है डिस्टर्ब होगी। ठीक है, डन। तो हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं टॉपिक को, आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसके बहुत सारे, देखो अभी भी ये सारा। तो एक बार मुझे तुम लोग ये बता दो कि कितने बच्चों ने ट्राई किया, सॉरी कौन कौन से डाउट है, कम से कम डाउट नंबर बता दो। सर मैं एक बार, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड डाउट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर 7। नंबर 7 डाउट। सर मुझे भी 7 में ही डाउट है। 7 में डाउट है, ठीक है। चलो तो मैं जिसकी जो जो डाउट, ओके तो एक मिनट रुको, मैं एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर डाउट है तब तो डिस्कस करना होगा, है ना। बिना डिस्कशन तो काम होगा नहीं। तो लेट्स डिस्कस, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं एक बार पेज निकाल लेता हूँ, एक बार शेयर करता हूँ सब लोगों से पेज, तो फिर हो पाएगा। 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी। एक तो क्लास को ना हम लोग को समय पे शुरू करना है, सब लोग आएंगे तभी हो पाएगा। अब इसमें क्या होता है, आधे बच्चे आते रहते हैं, आधे बच्चे नहीं आते हैं, तो हमारा क्लास थोड़ा सा लेट हो जाता है, उससे नंबर बचना। 3 भी सर। ठीक है, ओके, एक मिनट दो मुझे। तो मैं पहले असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने बच्चों को दिया था। एक एक करके पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो लोग आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। ये क्लास डिस्टर्ब हो रहा है यार, चलो ठीक है। तो मोल असाइनमेंट है जो मैंने तुम लोगों को दिया था, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे इस वक्त। मैं एक बार यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, सो दैट जब शेयर होगा तो उस दौरान आपको दिखेगा। तो आप लोग 7 क्वेश्चन है तब तक मेरे पास है। देखो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, शेयर किया था, तो मुझसे बच्चे एक एक करके डाउट पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला डाउट जो है मुझसे पूछा जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 7, सही है ना? 7 बोल रहे हो कि और कौन बोल रहे हो? एक बार बोल दो सब लोग। फोर, ऐसे ज्यादा सॉरी पहले थर्ड। थर्ड हाँ तो वाला। अच्छा थर्ड वाला, एक बार एक मिनट, ठीक है। तो पहले मैं थर्ड डिस्कस कर लेता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सुनना ध्यान से, सब लोग सुनना। इसमें तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बताने हैं जिसके अंदर
8 ग्राम ऑक्सीजन है। अब देखो सबसे पहले यहां ध्यान दो कि ये है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो, हाँ 6 भी ले लेता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में जरा सोचो क्या सिचुएशन है, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। एक एक करके शुरू। देखो ये है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहाँ समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में 12, अगर 1 मोल की बात करें, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम, बताओ मुझे क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब 8 ग्राम ऑक्सीजन हो, अब सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से देखो, 1 मोल CO2 जब लेते हैं हम, कितना मोल, 1 मोल, 1 मोल CO2 में क्या सिचुएशन है बताओ, 12 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन कितना ग्राम है बताओ मुझे, 32 ग्राम। 32 grams. अब मतलब एक रिलेशन और बन रहा है, हम चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं। क्या वो रिलेशन, देखो रिलेशन ये बन रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जब लेते हैं ना तो हमको 1 मोल CO2 मिलता है। जल्दी बताओ सही बोल रहा हूं ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन जब जब लिए जाएंगे तो 1 मोल क्या मिलेंगे, CO2। तो चलो मेरी CO2. क्लास, पूरा क्लास मुझे बताएगा जब 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया जाएगा तो CO2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो। 0.2 हाफ मोल। अरे सर, 0.2 जब 32 ग्राम ऑक्सीजन था तो CO2 1 मोल था, 1 ठीक है। upon 4. तो जब 1/4, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो CO2 कितना मोल होगा, 1/4 of CO2। 1/4 मोल, ठीक है, 1/4 मोल। क्लियर, किसका डाउट था ये, जिसका भी डाउट था उसको क्लियर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना था, देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हमको बिल्कुल सर, बेसिक एक से बार करना। रिपीट करो ना। हाँ मैं रिपीट करता हूँ ना, देखो जिन लोगों का पहला लेक्चर है उनको भी मैं आसानी से समझा सकता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीजें की थी, एक तो मैं लेक्चर शेयर हो जाएगा आज का, पहले वाला भी सारा, इनका पहला लेक्चर है, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हम लोगों ने एक मोल कंसेप्ट शुरू किया था चैप्टर, उसमें मैंने ये समझाया था पूरी क्लास को कि मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो और उसको वो जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको तुम, जैसे CO2 चल रहा है यहाँ पे, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो सबको आता है निकालने, 12 + 16 × 2, तो ये जो 44 AMU बोलते हैं इसके मोल, ये मैंने निकाला है मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट। अब तुमको ये देखना है कि ये जो मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला सबके लिए, क्लास ये करेगा 44 AMU मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कंसेप्ट ये है कि जब मैं 44 AMU बोलूंगा तो ये 1 मॉलिक्यूल CO2 होगा, मतलब CO2 1, तुम जानते ही हो, कॉमन सेंस है कि जो हमारा CO2 है वो मॉलिक्यूल है। तो 44 AMU का मतलब होगा 1 CO2, बट 44 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल CO2। ये हमारी क्लास जानती है क्योंकि लास्ट लेक्चर में यही चला, यही मैंने पढ़ाया था। यानी मॉलिक्यूलर वेट आप सब 9-10 में निकालना जानते हैं। जैसे ही आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं और उसको AMU को ग्राम में लेते हैं तो 44 AMU मतलब 1 CO2, सिंपल, सब लोग मेरे साथ बोलो, 44 AMU मतलब 1 CO2। लेकिन जब आप AMU को ग्राम में बदलते हैं तो 44 ग्राम हो जाता है 1 मोल CO2। गेटिंग माय पॉइंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसकी भी कनेक्शन प्रॉब्लम है थोड़ी देर में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहीं, आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी जस्ट शुरू किया मैंने। सो 44 ग्राम मतलब 1 मोल CO2, यही है मोल कंसेप्ट, डन। अब सुनो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये था थर्ड में, अब CO2 की बात चल रही है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1 मोल CO2 अगर लेंगे, जब भी हम 1 मोल CO2 लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन होगा 32 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। 1 मोल CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन है। किसी को प्रॉब्लम है तो बोले, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिंस 1 मोल CO2 कंटेन्स, चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ, अगर कंटेन्स 32 ग्राम, क्या बोलो, ऑक्सीजन। सही है, ये रूल है हमारे पास। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर अगर इसका अगर मतलब ये है तो जब तुम 8 ग्राम ऑक्सीजन लोगे, बोलो सब लोग मेरे साथ, जब तुम 8 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो CO2 के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 32 में 1,
तो 8 ग्राम में कितने 1/4 मोल। इसका मतलब अगर 8 ग्राम CO2 ऑक्सीजन लोगे यहाँ पे 8 ग्राम CO2 सॉरी 8 ग्राम O, तो CO2 के जो मोल मिलेंगे वो होंगे 1/4। इसका डाउट है उसको क्लियर हुआ? बोलो भाई। डन। जिसका ये डाउट था उसको क्लियर हुआ? सो आंसर इज 4। डन। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसका डाउट था, जिसका भी डाउट था वो मुझे बोले, मैसेज करे क्या ये क्लियर हुआ उसको। मैंने दूसरा पीडीएफ सेंड किया था। आर यू श्योर? Yes, sir. हाँ सर, अच्छा मैं भी सर। कब से यही ये सोच वो रहा हूँ। नहीं है, ये हाँ वो सर, नहीं वो है। अलग है, पूरा क्वेश्चन अलग। अच्छा सर ये असाइनमेंट 3 है, आपने अच्छा 1 सेंड कोई आपने असाइनमेंट 1 भेजा था सर। सर अच्छा असाइनमेंट सेट ही अलग है। अच्छा तो 1 मिनट रुको, तो मुझे ठीक करना हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। अच्छा मैंने आसान वाला भेजा था, 1 मिनट रुक जा भाई। ये क्वेश्चन चलो ना इसी बहाने किया ना तुम लोगों ने, समझ में आया? हाँ सर, समझा। हाँ सर। चल ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आया। अब रुको मैं तुम्हारे डाउट वाला ले लेता हूँ। 1 सेकंड, सबके पास तो है ही। 1 सेकंड, क्या गलती कैसे हो गई, कहाँ है? 1 सेकंड। मैंने जो तुमको भेजा था, अच्छा मैंने ज्यादा और आसान वाला भेजा था। अच्छा असाइनमेंट 1 भेजा था तुम लोगों को, नहीं मैंने? यस सर। 1 सेकंड तो मुझे अभी इसे शेयर करता हूँ। असाइनमेंट 1 था, 1 सेकंड। क्या यार, तो तुम लोग पहले बोलते ना यार, मुझे लगा तुम लोग को अच्छा लग रहा है, यही वाला सवाल है। अच्छा रुक जाओ, ये यार क्या चल रहा है। तो ये अभी ले लेता हूँ इसको। अभी इसे शेयर करता हूँ। क्या चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। 1 सेकंड। ओके डन। तो अब मैं वो वाला तुम्हारा शेयर करता हूँ जो तुमने बोला, होम असाइनमेंट 1। तो ये है, 1 मिनट बोल रहा हूँ। हम्म 1 मिनट लगेगा, अभी करता हूँ शेयर, नहीं तो फिर वहीं से देखना पड़ेगा, शायद मेरे पास हो। तो ये है जो अपना असाइनमेंट था जो मैंने दिया था, बाहर है अपने साथ। यस सर, यही था। हाँ अब इसमें देख लो, ये अगर सबको दिख रहा है तो फिर ठीक है। अब ये वाला जो है असाइनमेंट 1, हाँ ठीक है। देखो ये फिर से कुछ लोग आ ही रहे हैं, कहाँ गया है? done। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, तो बहुत इजी है। चल इसमें क्या दिक्कत है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सही है, तो चलो भाई बताओ मेरे साथ इसका सवाल। ये तो बहुत इजी है, ये तो मुझे लग रहा है हमारी क्लास का हर बच्चा बता सकता है। लगता है थोड़ा सा भूल गया होगा तो नहीं आया होगा। चलो हाँ चलो किस, सर मैं बोलूं? 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ तुम बोलो। हाँ सर, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। वेरी गुड। लेकिन चलो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं उनको उनकी हेल्प करता हूँ। अपने पास है 1 ग्राम ऑक्सीजन, और क्या है बोलो, 1 ग्राम O2 था ना, और क्या है जल्दी बोलो, 1 ग्राम O3। क्लियर? अब सुनो, मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है, एटम पूछ रहा है ना, एटम निकालना है, ठीक है? तो एटम निकालने का टेक्निक तुम लोगों को मैंने क्या सिखाया है ये बताओ बस मुझे। एटम निकालने की टेक्निक मैंने तुम लोग को सिखाई है कि पहले निकालो मोल। तो मैं ऑप्शन ए का मोल निकाल रहा हूँ, क्या लिखूं, 1/16 लिखूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। बोलो भाई, क्या सिखाया है? पहले मोल यस निकालो, सर। मोल से यस सर, हाँ। ये तो मोल निकाला, मोल इनटू क्या सिखाया है, एवोगाड्रो। एन Na। तो ये हो गया, बिकॉज ऑक्सीजन एटम है तो इसमें तो और कुछ करना नहीं है, ये 1 के नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब आया 2, अब 2 के एटम बताना मुझे। 2 में क्या है, O2, ठीक है। अब 2 में आ रहा है O2, तो O2 का मतलब देखना सब लोग मेरे साथ, O2 में क्या करेंगे, 1/32 बोलना, इंटू क्या Yes, करेंगे, sir। यस एन सर। और किससे Yes, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से क्यों करेंगे, तो सर क्योंकि वो O2 है, सबको क्लियर है।
अच्छा 3 में क्या करेंगे? 3 में करेंगे 1 बाई, सब लोग मेरे साथ, 1/48 इंटू बोलना इन्हें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 क्यों? से क्योंकि 3 से करेंगे, 3 से। अब जल्दी से बताओ, क्या ये तीनों सेम नंबर नहीं है? सर सेम है। सर सिंपली same है। नंबर हो गए। तो सही जवाब क्या है? ऑल हैव All of them. देखो हम लोग ना क्वेश्चन देख के कई बार इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है अरे O3 वाला ज्यादा होगा, नहीं नहीं O कम है तो ज्यादा नहीं, हमें रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स मैंने क्या सिखाया सबको? मोल, मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से एटम, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हमारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भैया मोल निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, फिर एटम निकालो। अगर हम वैसे करके सॉल्व करेंगे ना तो कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मैं बढ़ूं आगे? Yes sir. यस सब कंट्रोल सर। सर मुझे फोर्थ वाले में डाउट है। हाँ कोई नहीं, फोर्थ भी कर लेंगे, फोर्थ में ऐसा कौन सा चमत्कार है, ये तो पूरी क्लास मेरे साथ करेगी फोर्थ। अच्छा एक चीज बताया हूँ बच्चों, ग्राम एटम, सुनो भाई सब लोग सीख लो। ये जो मोल होते हैं ना, अब सीखो, यहाँ पे कुछ बातें बताता हूँ जिससे क्लास को समझने में आसानी। देखो मोल के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, ठीक? सिनोनिम समझते हो ना, सिमिलर वर्ड। तो अगर कोई एटम है तो उसको एक साथ अगर लिखा हो ग्राम एटम, सुन रहे हो? ऐसे लिखा हो। देखो 2 वर्ड होते हैं, ग्राम एटम डायरेक्ट लिखा हो, कोई लिखा होगा ग्राम ऑफ एटम, तो ग्राम ऑफ एटम तो वेट कह रहा है, ये नहीं। लेकिन अगर मोल का एक सिनोनिम होता है ग्राम एटम, जैसे मैं बोल रहा हूं 2 मोल, ठीक है, 2 मोल O, मैं बोल रहा हूं 2 मोल O, बोल सकता हूं। कोई बोल रहा है 2 ग्राम एटम O, दोनों का मतलब सेम है। सो मैं क्या बोल रहा हूं, नई बात क्या बताई पूरी क्लास को, सब लोग ध्यान देंगे। मोल का सिनोनिम ग्राम एटम होता है कब? अगर केस एटम का हो, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो एक खुद लोग ना, क्योंकि ग्राम एटॉमिक वेट, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम एटॉमिक वेट को ग्राम में लेते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मोल, कहते हैं ना। तो ऐसी बात है, इसलिए कुछ लोग इसको ना ग्राम एटम भी कहते हैं। तो तुमको नई बात बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में नहीं बताया था कि मोल का एक सिनोनिम है, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर। एक मोल को देखो कैसे लिखते हैं, ग्राम एटम, जी एटम, समझ रहे हो? पूरा भी लिख सकते हैं, कोई इसे पूरा जी ग्राम एटम भी लिख सकता है। अब देखना कोई क्वेश्चन पूछेगा, नहीं कोई क्वेश्चन लिखेगा ग्राम ऑफ एटम, ग्राम ऑफ एटम दूसरी बात हो गई, वो वेट कह रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट 1 ग्राम एटम है, मतलब मोल बोल रहा है, तो क्लियर वर्ड है कि मोल जो है वो हमारा सिनोनिम्स है ग्राम एटम का, या ग्राम एटम जो है वो सिनोनिम है मोल का। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात होगी, जैसे CO2 मॉलिक्यूल, तो उस वक्त मोल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? गेस करो। अगर मॉलिक्यूल की बात होगी तो मोल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? ग्राम मॉलिक्यूल। Molecule. और अगर ये ग्राम आयन, मॉलिक्यूल। अगर ये आयन होता है, जैसे देखो CO3 2- ये आयन है, तो उस वक्त मोल का सिनोनिम हो जाएगा, सब लोग बोल सकते हो, गेस करो क्या होगा? ग्राम आयन। मोल। मोल का सिनोनिम होगा ग्राम आयन, या तो मैं उसको मोल बोलूं या ग्राम आयन बोलूं, बात एक है। पूरी क्लास क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, केस ऑफ एटम्स, अगर वो एटम्स हैं तो एटम्स के केस में मोल जो है वो सिनोनिम्स है ग्राम एटम का, ठीक है? क्योंकि उसी एटॉमिक वेट को जब ग्राम में लेते हैं तो मोल होता है, इसलिए कुछ लोग मोल को ग्राम एटम लिखते हैं। लेकिन केस अगर मॉलिक्यूल का हो, ठीक है, केस अगर मॉलिक्यूल्स का हुआ, तो उस केस में अपने को याद ये रखना है कि मॉलिक्यूल्स में जो मोल वर्ड है वो सिनोनिम्स है ग्राम मॉलिक्यूल का। पूरी क्लास मेरे साथ बोलेगी और गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे इसमें, ठीक है भाई? लेकिन अगर बात हो किसके? आयन की, अगर आयंस की बात हो तो उसी केस में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राम आयंस। Ion. सो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, ये सब आपस में जो हो गया ये सिनोनिम्स हो गए। अब क्लियर? अब पूरी क्लास मेरे साथ 4 सॉल्व करेगी। क्या लिखा हुआ है? 0.5 ग्राम एटम, इसका मतलब क्या हुआ बताओ जल्दी? 0.5 मोल। 0.5 मोल। हाफ मोल। अब तो पूरी बात क्लास समझ चुकी है। इसका मतलब तुम्हारे पास आधा मोल है किसके? नाइट्रोजन की। क्लियर?
इसके पास, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आधा मोल है नाइट्रोजन के। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज, तो आधा मोल नाइट्रोजन है तुम्हारे पास। अब बताओ आंसर क्या होगा, सब लोग देखो और आंसर बताओ मुझे जल्दी, पूरी क्लास Sir, बताओ। 8 gram of oxygen. 8 gram of oxygen. 8 gram of oxygen. 8 grams of oxygen. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आधा मोल, हाफ मोल नाइट्रोजन का वेट कितना होगा, 14 ग्राम एक मोल का होता है, तो आधा मोल का वेट कितना 7 होगा, 7 ग्राम। तो अब आधा मोल की बराबरी तो कोई आधा मोल ही करेगा ना, जिसके पास मोल, देखो एक्सक्यूज मी जिसके, सर, हाँ रुको रुको, जिसके मोल सेम होंगे, देखो सुनो इधर देखो, एक नाइट्रोजन है मान लो, तो मैं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन के पास आधा मोल है, ठीक है, तो इसके पास जितने एटम होंगे वो ऑक्सीजन के कितने मोल के एटम के बराबर होगा, आधा मोल के, क्योंकि जब इन दोनों के मोल सेम होंगे तभी तो इन दोनों के एटम सेम होंगे। हाँ Yes, डाउट sir. पूछो, कुछ तुम बीच में बोल रहे थे, बोलो। सर वो एन का आपने 14 ग्राम्स कैसे बोला? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो 14 होता है ना, एक मोल का 14 ग्राम होगा ना वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो 14 होता है ना। ओके सर। हाँ थोड़ा याद रखो, कोई बात नहीं। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, इसलिए मैंने 14 बोला। सो नाइट्रोजन का आधा मोल मेरे पास है, तो उसके बराबर के एटम किसके पास होंगे, जिसके पास आधा मोल होगा, और आधा मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 8 ग्राम। अरे होता है ना। Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. सबको क्लियर, तो आंसर होगा थर्ड। चल डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलो। सर 7th. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 7। दोनों का 1 ग्राम का डिफरेंस है, दोनों में क्या, किसका डिफरेंस, हाँ 1 ग्राम का है, आधा मोल का, सही बात। चलो तो अब हम मतलब- करते हैं 7। अब 7 हमें क्लास का हर बच्चा बताएगा, नहीं तो गलत बात होगी। जी भाई साहब बोले। 7 से पहले सर अमोनिया का जो होता है NH3O4 होता है। हाँ NH3 होता है, अमोनिया है ना, NH3, अमोनिया इज NH3, राइट। ओके सर। ठीक है, अब देखो 7 करना है। अब पूरी क्लास को मैंने लास्ट बात क्या कही थी, 6 वाला एक्सप्लेन कर दूं। 1.7 ग्राम अमोनिया, कोई बात नहीं, 1.7 ग्राम अमोनिया। चलो मेरे साथ सब लोग करेंगे। न्यूट्रॉन निकालना है 6, जिन्होंने एक बार किया वो भी कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, 6 कर लेते हैं, कुछ लोग 6 पूछ रहे हैं। तो मेरा रूल क्या है, पहले हम मोल निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सब लोग मुझे फॉर्मूला बताएंगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट। मोलर अमोनिया का मोलर वेट बच्चों बताओ कितना होगा, 17. 14 प्लस 3 कितना, 17। 17. तो ये हो जाएगा 0.1, पूरी क्लास बताएगी। मोल कितने हुए, 0.1, 0.1. 0.1 तुम्हारे पास मोल हो गए। अगला स्टेप, अब क्या करते हैं हम लोग, सीधा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले NH3 में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, एक NH3 में वो निकालना पड़ेगा। कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन, 7 होते हैं। और हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7। 7. याद है मैंने समझाया था, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। क्या ये बात पूरी क्लास को क्लियर हुई। हाइड्रोजन में Okay, न्यूट्रॉन sir. नहीं होता है, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हुए, 7। तो अब बताओ, अब हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल। ये तो एक की बात चल रही है। तो अभी तुमने देखा बच्चों कि एक अमोनिया में 7 न्यूट्रॉन है, तो इतने मोल अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन होंगे, सबको पता है, 7 इंटू 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर सबको। अब बताओ कितने आंसर होंगे, 3। जो भी है सही आंसर है। क्लियर हुआ, पूरी क्लास को एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, ये वही सवाल है जो हमने बार बार मेहनत कर करके सीखी है। ठीक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती क्यों हमारी क्लास कर रही है इसमें। सो सीधा आंसर है 7 इंटू 0.1 इंटू NA। डन सबको। हाँ सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब 6 क्लियर हो गया सबका। कोई बच्चा मुझे बीच में भी रोक सकता है कि सर आपने बताया बट ना पूरा मजा नहीं आया मुझे। ये मुझे नबिल ने मुझे मैसेज किया था। नबिल, मैं तुम्हारा नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, नबिल। 6 वाला मुझसे नबिल ने पूछा था। हाँ नबिल तुम्हारा आंसर सही है, अब क्लियर है। ओके नबिल, चलो क्लियर हो गया।
अब मैं बढ़ता हूं आगे और क्वेश्चन नंबर लेता हूं 7। अब तुम सब बहुत बदमाश हो कि मुझसे 7 पूछ रहे हो, क्योंकि बेटा सबको याद होना चाहिए कि 7 हमने लास्ट लेक्चर में मर मर के किया था। याद करो लास्ट बात हमने अपनी क्लास में क्या बताई थी, और आज जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनको भी याद दिलाना है। क्या सिखाया था? एक ही बात तुम लोगों को कही थी, सब दुनिया भर की चीजें भूल जाओ, बट एक चीज मत भूलना। क्या नहीं भूलने के लिए कहा था? सर इसको वो 22.4 करके लेना है ना। बस 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 एसटीपी पर मैंने क्या सिखाया था? एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम मैंने 22.4 ही सिखाया था। 1 मोल यही सिखाया था, और ज्यादा मैंने कहा था, मैंने कई बातें बताई थी, बट मैंने लास्ट में क्या कहा था? बेटा सब भूल जाओ, लास्ट में याद एक ही बात रखनी है कि एसटीपी पे 1 मोल गैस जो होगा, ये क्लियर कर दिया था मैंने, 1 मोल गैस जो होगा उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। बस यही रुक गया था यही आके कि भैया ये रट लो, और कुछ बोला ही नहीं था मैंने। कोई भी गैस हो, गैस कोई भी हो, O2 हो, N2 हो, CO2 हो, कोई भी गैस हो, गैस होना चाहिए। और उसका एसटीपी मतलब समझाया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखवाया था कि टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है। तो एसटीपी पे किसी भी गैस की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर, रटना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो भैया ये बताओ 2 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? 2 इंटू 22.4। 3 मोल की कितनी होगी? 3 इंटू 22.4। 10 मोल की कितनी होगी? 10 इंटू 22.4। क्लियर? अब पूरी क्लास मेरी मदद करेगा। बात चल रही है O2 की, और क्वेश्चन में लिखा है 5.6 लीटर O2। सबको क्लियर? अब बताओ 5.6 लीटर O2 का मतलब जल्दी से मुझे बताएंगे कितने मोल होंगे? जो लोग पहली बार आए हैं वो भी बोलेंगे। अगर 22.4 लीटर में 1 मोल होता है तो 5.6 लीटर में कितने मोल होंगे? सर 0.4। 0.4, क्योंकि तरीका है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। क्योंकि मैंने बताया कि 1 मोल गैस हो, कोई भी हो, अगर 1 मोल गैस हुआ तो उसका वॉल्यूम होने वाला है, क्लियर कंसेप्ट है कि उसका वॉल्यूम होगा 5.6 ना। हाँ 5.6। आई एम सॉरी अभी ठीक करता हूँ, 5.6। सो भाइयों 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, मोल कितने हो गए बताओ? 0.25 into Na। 1/4। अब बस, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कितने, क्या एटम्स पूछ रहा है ना हमसे। तो वो एटम कितने होंगे? एटम मतलब क्या? O2 पूछ रहा है। सबको पता है एटम कैसे निकालते हैं। एटम कैसे निकालते हैं? पहले मोल, तो मोल हो गया 1/4। फिर क्या? Na। फिर क्या? एक O2 में कितने एटम होते हैं? 2। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ एटम्स। पूछ रहा है कि O2 के कितने एटम होंगे, तो हमने क्या निकाल लिया? मोल। क्या सिखाया है? मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो यही हमारा सही जवाब है, 1/4 into Na into 2। सो व्हाट इज द आंसर? Option 2. ऑप्शन 2। सबको क्लियर? अबे Yes, बोल क्यों sir. नहीं Yes, दे रहे sir. हो? हाँ सर। इसमें कुछ नया नहीं है, नया कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुम लोगों को सिखा दिया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है मेरे पास, उसके आगे तो नया कुछ नहीं है ना भाई। लास्ट क्लास में सिखाया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज गिवन वॉल्यूम। ये आज की क्लास के बच्चे भी सीख सकते हैं, क्योंकि नया कुछ नहीं है, एक ही चीज को बार बार समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। सो ये तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब अगला सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पता होता है तो उसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल कितना है। नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल कितना है, यही तो लगा रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं आप। सो अगर इसको फॉलो करते हैं तो N4 1/4 था एवोगाड्रो नंबर, और एक O2 में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो टेक्निकली आंसर हो गया 1/2 into Na। Na होता है 6.023, सो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, और हमारा आंसर हो जाएगा 2। सबको क्लियर? इसका डाउट था वो पूछ सकता है मुझसे, अगर उसको लग रहा हो कि सर और थोड़ा मेहनत करें। क्लियर हुआ? हाँ सर, मुझे ये Yes, चीज sir. क्लियर है, लेकिन मुझे पूछना है कि ये चीज का डेरिवेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे?
सर मैं था लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये इतना पार्ट में लास्ट पार्ट समझ नहीं आ रहा मेरे को। लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, याद है? हाँ सर। इसी से आएगा। अगर प्रेशर तुम लोगे 1 एटीएम, लेवल लगा लो। एसटीपी का मतलब लिखवाया था मैंने तुमको, तो हाँ प्रेशर सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाँ, तो कितना होता है? प्रेशर 1 ले लो, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले प्रेशर लो, 1 बार और टेम्परेचर 273 केल्विन। करेक्ट, टेम्परेचर ले लो 273 केल्विन, सब कुछ पुट करो, तो यहाँ से वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 22.4 आएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन नहीं, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसका बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट। तो ये जो आता है ये इस फॉर्मूला से आता है, तुम घर पे करके चेक कर सकते हो। पी के जगह पे 1 पुट करना, टेम्परेचर की जगह पे 273 पुट करना। आर की वैल्यू भी तुमको मैंने सिखाई है लास्ट क्लास में। कितना सिखाया था? आर की वैल्यू 0.083 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। बहुत बढ़िया। तो ये पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये सब जब पुट करोगे ना तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट 22.4 लीटर के आसपास है। इसलिए यहां से आया। अब ठीक है, हाँ सर समझ गया। चल डन। तो मैंने कहा था कि इसके चक्कर में मत पड़ना, ये तो तुम धीरे धीरे सीखोगे ही। अभी के लिए सब लोग याद रखेंगे, सब लोग रटेंगे। 1 मोल गैस, सबको रट जाना चाहिए। 22.4 लीटर वॉल्यूम, खत्म। कब? अगर क्वेश्चन में एसटीपी लिखाओ या क्या लिखाओ, एनटीपी लिखाओ, दैट्स इट। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, क्योंकि वो अच्छे से समझाएंगे वहां पे। अभी के लिए तो ध्यान में रखने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द वेट ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम इज 233, इट्स एक्चुअल वेट। ये भी तुम लोग कर सकते हो, मेरी जरूरत तुमको बिल्कुल नहीं है। ये मैंने पहली क्लास में सिखाया था। फॉर्मूला सबको याद है? क्या सिखाया था? एक्चुअल समझाया, मैंने समझाया था ना कि जब किसी का एक्चुअल वेट पूछे तो एक्चुअल वेट का एक फॉर्मूला बताया था, क्लास को याद होगा। एक्चुअल वेट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था क्लास में। क्या बताया था? क्या करते थे एक्चुअल वेट निकालने के लिए? जो एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट होता था, आरएम उसको हम लोग बोलते थे, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? एएमयू के वेट। हाँ, और एटॉमिक मास कितना होता था? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये जो मल्टीप्लाई करोगे ना, अब रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? किसका पूछ रहा? दिया हुआ है 238, तो ये पुट कर लो। रिलेटिव एटॉमिक मास तुम्हारा यहाँ पे हो गया 238, तो 238 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 10⁻24 से, तो ये जो तुम्हारा आएगा ना यहाँ पे, वो हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल वेट। क्लियर हुआ? यस सर। डन। ये मैंने फॉर्मूला बताया था पहली क्लास में, सबको याद होगा, जस्ट चेक कर लेना। डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और किसी को डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोलो। और किसी को डाउट है तो? सर 13 मतलब हो गया ये। अब ये मेरी जरूरत नहीं है तुमको, तुम सब करोगे मेरे साथ इसी वक्त। जल्दी करो, शुरू हो जाओ। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कितना वेट होगा? बोलो, पूरी क्लास बोल रही है मेरे साथ एक साथ। 1 ग्राम एटम है। ग्राम एटम अभी समझाया। ग्राम एटम मतलब क्या होता है? बोलो। मोल। 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। मतलब इसका वेट कितना होगा? 12 ग्राम। ठीक, यस सर। 1 मोल कार्बन का वेट तो 12 ग्राम ही होगा ना भाई। अब जल्दी मेरे साथ पूरा क्लास बोलेगा। हाँ सर। आधा मोल CH4 का वेट, जल्दी बोलो। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 होगा ना। CH4 क्या होता है बताओ मुझे? 12 + 4 16 ही ना होगा बंधु? तो आधा मोल मतलब कितना होगा बंधु? बताओ, 8 ही होगा ना। हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब CH4 हो गया 8 ग्राम। ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं। देखो, वाटर के बारे में एक काम की बात बता रहा हूँ, तो पूरी क्लास हमेशा याद रखेगी। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, सबको पता है? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। इसका मतलब जितना ml होगा ना उतना ही वेट होगा। तो 10 ml वाटर का वेट कितना होगा? बोलो बोलो बे, कितना? 10 ग्राम। अब तो वेट पता चल गया। तो कार्बन का हो गया 12 ग्राम, CH4 का हो गया 8 ग्राम, और ये वाटर की बात चलिए, और वाटर का जो वेट हो गया वो हो गया 10 ग्राम। ठीक, अब बताओ ये कितना? ये आधा मोल है। ठीक, नबील 1 मिनट, ये आधा मोल है। आधा मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 8। 8, तो ये 8 ग्राम है।
तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास, बताओ किसका 1 सबसे gram ज्यादा atom of C1. 1 gram of atom of carbon. 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। नबिल बोलो, अब मैं तुम्हारा सवाल सुन रहा हूँ। नबिल बोलो, माइक ऑन करके बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक एमयू जो होता है लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। गुड नबिल, वेरी गुड, चलेगा। ऑलमोस्ट एक प्रोटॉन का मास। अच्छा नबिल का मास, कोई बात नहीं नबिल, तुम सही कह रहे हो। 1 एमयू जो है ना, वो एक प्रोटॉन के मास के आसपास होता है। बिल्कुल ठीक बात, सही बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन सबको? सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एकदम क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब मैं बढ़ूंगा आगे, ठीक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 ग्राम एटम। इस क्वेश्चन में नई बात हमने क्या सीखी कि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। इसलिए 1 ml का वेट 1 ग्राम, 2 ml का वेट 2 ग्राम, 3 ml का वेट 3 ग्राम, तो 10 ml का वेट 10 ग्राम। क्लियर? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ेंगे आगे। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला कौन सा अपना सवाल है? 14 हो गया ना, 13 हो गया। और कोई डाउट किसी को? 16 डाउट, ओके। एलिमेंट ऑफ ए टू कंपाउंड दिस एंड वेट इतना 10 ग्राम दिस, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ एन। चलो भाई हमारे साथ एक क्वेश्चन करो सब लोग। थोड़ा सा ट्विस्ट सा लग रहा है बट हम लोग साथ में मिलकर कर लेंगे। आओ जरा देखते हैं। अच्छा 9 भी करवा दें, किसी का डाउट है? 9, 1 मिनट भाई, किसी ने मुझे भेजा है 9। ये इजार है, इजार का डाउट है 9। 1 मिनट भाई, 9 देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम। तो वेट करना होगा ना दोस्त। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम ऑफ दिस। तो आसान है। देखो ये जो वेट होता है ना, एक्चुअल वेट, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट ना के बराबर है। फिर भी तुम अगर वेट निकालना चाहते हो तो तुम एग्जैक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ऐसे करके, क्योंकि तुमको प्रोटॉन का वेट पता है, तुमको इलेक्ट्रॉन का वेट पता है, न्यूट्रॉन का वेट पता है। तो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ना अभी सबका, तो तुमको तो प्रोटॉन का वेट मालूम है, इलेक्ट्रॉन का वेट मालूम है, न्यूट्रॉन का वेट मालूम है। तो एक बात बताओ, तो ये जो 612 कार्बन है, इसके एक एटम में, बताओ मुझे, इसके एक एटम में कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्या बताओ, 6 न्यूट्रॉन है कि नहीं है? हाँ सर है। बस। तो अब ये प्रोटॉन का वेट तुमको पता है, इलेक्ट्रॉन का वेट तुमको पता है, न्यूट्रॉन का वेट तुमको पता है। तो इसकी मदद से क्या करो, एग्जैक्टली तुम क्या कर सकते हो, इन सब का वेट निकाल सकते हो। एक का वेट पहले निकाल लो, फिर क्या करो, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्टली तुम्हें आंसर आ जाएगा। क्योंकि 12 ग्राम का पूछ रहा है, मतलब 1 मोल का पूछ रहा है, तो एक का वेट यहां से आएगा, क्योंकि तुमको प्रोटॉन का मास मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, न्यूट्रॉन का मास मालूम है, इन सबको सम कर लेना, तो वो एक एटम का वेट होगा। और वो जो भी आएगा उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो तुम्हें 12 ग्राम में आ जाएगा। सिंस 12 ग्राम मतलब 1 मोल होता है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस होगा, ये तुम कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सम ऑफ, ये हालांकि सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है तो और आसान है। नंबर्स पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना सीधा। देखो सुनो, ये तो बहुत ही इजी सवाल हो जाएगा, ये बहुत इजी है। देखो मैं बताता हूँ, यही सॉल्व कर देता हूँ। तुम्हारे पास कितने हैं बताओ? 12 ग्राम, सॉरी मैंने उल्टा समझा। 12 ग्राम का मतलब कितना होता है भाई? 1 मोल, है ना? ये तो मैंने क्लास में करवाया था। 1 मोल कार्बन है तुम्हारे पास। अब कार्बन के पास कितने प्रोटॉन हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। तीनों को मल्टीप्लाई कितने हो गए? 18। सो एक कार्बन में 18 सम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ठीक। तो अपने पास टोटल, तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ सम, ठीक है। अब सम कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, उसके लिए करेंगे 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 18, बस हो गया आंसर। 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर 18, यही आंसर है भाई। किसका डाउट है? सिंस एक कार्बन में तीनों का सम है 18, तो इतने सारे कार्बन में कितना होगा, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। सो सही जवाब होगा, इसको मल्टीप्लाई करके यहीं देख लो भाई, 10 टू पावर 23 इंटू 18, बताओ कितना होगा आंसर? इसको मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ये तेरा आंसर हो जाएगा। जिसका भी डाउट है ट्राई कर लेना, ठीक है जी सर। चलो डन डन, ये कर लेना, जिसका भी डाउट है क्लियर हो। अब मैं आ रहा हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे।
कुछ लोगों को डाउट है तो मैं 16 पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। मुझे लगता है 16 कई लोगों ने गलती की होगी। तो आओ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ो पहले तो अच्छे से, कि एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स टू कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। देखो ध्यान से, एक कंपाउंड है B2A3, लिखो मेरे साथ अच्छे से, और एक कंपाउंड है B2 A and B फॉर्म टू कंपाउंड B2O3 एंड B2A। चलो, ये दो अलग अलग कंपाउंड है। अब ये कह रहा है कि 0.05 मोल B2O3, लिख लो 0.05 मोल, ठीक है। 0.05 मोल जो इसका है B2O3 का, उसका वेट बता रहा है, मोल लिख रहा हूं मैं इसको, हाँ 0.05 मोल जो B2O3 है, इसका वेट है 9 ग्राम, ये इंफॉर्मेशन है भाई। और इसका 9 ग्राम एंड 0.10 जो मोल जो है 0.1 मोल इसका वेट है, ये लोग बता रहे हैं इसका वेट है कितना ग्राम, 10 ग्राम। तो अब क्या बचा भाई, तो बाकी तो कर ही सकते हो ना। अब मुझे बताओ तुम लोग, किसी की जरूरत नहीं तुम्हें, मुझे एक सवाल का जवाब तुम लोग दोगे जिस चीज का डाउट है। ये 0.05 मोल का वेट है 9 ग्राम, है ना। तो क्या लोग मुझे बता सकते हैं कि इसके 1 मोल का वेट कितना होगा, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है भाई। जब 0.05 मोल का वेट 9 ग्राम है तो 1 मोल का वेट कितना होगा, मैं लिख दूं इससे पहले 18 बस, और कोई 1.8 नहीं, अब मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ मुझे आंसर, मैं तो सिर्फ लिख दूंगा फट से। मुझे आंसर चाहिए सोच समझ के, जल्दी में तो नहीं हो। देखो अच्छे से सोचो, 0.05 मोल का वेट है 9 ग्राम, तो 0.1 मोल का वेट कितना होगा, 18 ग्राम, अरे होगा ना। यस सर। तो 1 मोल का वेट कितना होगा, ठीक से लिखो ना, 180। मतलब कैलकुलेशन में भी जल्दीबाजी करते हो तुम लोग। देखो कुछ लोगों का सही आया है मुझे आंसर, 180 बिल्कुल सही। तो 180 ग्राम B2O3 के 1 मोल का वेट है। अब तुम लोग यहाँ बताओगे मुझे 0.1 मोल का वेट 10 ग्राम है, तो बोलोगे क्या 1 मोल का वेट कितना होगा, बोलो। B2O के 1 मोल का वेट 100। क्या बात है, 100 ग्राम। सो मेरे भाई 1 मोल B2O इज 100, 1 मोल B2O3 इज 180, भूलना मत, याद रखोगे इस बात को। यहां तक तुम लोग लिख लो, जो लोग लिख रहे हैं, बाद में मत करना मैंने उड़ा दिया, ठीक सबको। तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल गया 180 B2A3 का, और मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल गया B2A का 100, ठीक है। अब मैं इससे आगे बढ़ने वाला हूं, तो चलो अब देखो मैं इसको यूज करने वाला हूं। सो भाइयों, इसका वेट है 180। अब सुनो 180 मतलब, अब देखो मान लो कि एटॉमिक वेट जो है, यहां से शुरू करते हैं। एटॉमिक वेट B का, ऐसे मान लेते हैं कि B का एटॉमिक वेट ले लो, क्या ले लेते हैं, X ले लो, है ना। और A का एटॉमिक वेट ले लो क्या, Y, हमारी मर्जी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं क्या ले रहा हूं जल्दी बताना यार, ये मैं मान रहा हूं तुम लोगों के समझदारी के लिए एटॉमिक वेट। तो B का एटॉमिक वेट कितना माना मैंने, X, और A का कितना माना, Y, ठीक। तो अब लिखो, यहां पे लिख सकता हूं 2X + 3Y, बोलना, अरे लिखूंगा ना, एक B2O3 में 2 मोल B2 होगा ना, 3 मोल H, और इसका इक्वल टू कितना लिखूंगा, 180। बहुत बढ़िया। अब तुम लोग जरा मेरे मदद, हाँ तो इतना ही तो दिमाग लगाना है। अच्छा, अब इसके लिए क्या लिखूं, जल्दी से इधर देखो, सिंस B का हमने X माना हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बोलो, और प्लस क्या लिखूंगा, 2x + y = 100। अब तुम लोग इतने बुद्धिमान तो हो ही कि क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। चलो बताओ, सॉल्व करो, बताओ x और y की कितनी वैल्यू होगी। जल्दी सॉल्व करके पूरी क्लास मुझे बताएगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए किसी के जवाब आ गया, y 90 बता रहे हैं कुछ लोग, अच्छे से सोचो। सर Y 40 होगा। ओके, और x कितना होगा, 30। 40 ओके। सो सही जवाब क्या है, 3 और सही है। तो पूरी क्लास समझ चुकी है कि x कितना है, बताओ मुझे, 40। x 40 है ना,
सर 30 है। ओ अच्छा अच्छा, x सर y 40 है। अच्छा ठीक है, तो x हो गया 30 और y क्या हो गया 40, ठीक है। सो सही जवाब है 30 40 मतलब 2, पता नहीं, देख लिया जो भी है, ठीक है। सही है ना भाई, बोल दे। देखो x मैंने b का माना था भाई, x मैंने b माना था, मुझे नहीं पता, देख लो। x आया 30, x 30 आया ना हम लोग का, तो ये हो गया b और y आया 40, तो ये हो गया a। तो सही जवाब बताओ कौन सा हुआ? थर्ड हुआ ना शायद, हाँ सर। थर्ड। चलो, तो सबको क्लियर हुआ कैसे किया मैंने ये सवाल, या किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। क्या क्लास को ये बात क्लियर हो गई कि मुझे दोबारा बताना पड़ेगा? हाँ सर। क्लियर हो? चलो गुड गुड, बहुत बढ़िया, तो सबको समझ में आ गया। तो ये था हमारा पिछली क्लास की बातचीत जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और मेनली हम ये समझा रहे थे कि कैसे करना है। सो ये पिछले कुछ जो क्वेश्चंस थे हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है जिसपे हम आना चाहते हैं और जिसपे हमें डिस्कशन करना है, वो ये है कि क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं उसमें हमारी मेन कोशिश क्या होती है कि जो जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है उसको हम बार बार यूज करेंगे और फाइनल सही आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो सब लोग सुनना और फिर इसके बारे में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लास्ट लेक्चर को मैं आगे बढ़ाऊंगा और जो जो बातें हमने डिस्कस की थी उसको थोड़ा सा वापस से करेंगे। डन। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था जिसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे। तो चलो सब लोग याद करो, हम लोग अगली क्या बातचीत करने वाले हैं उस पर चलते हैं। तो जल्दी से बताओ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार समरी कर लेते हैं। मोल कंसेप्ट पढ़ा था और हमने 2 फॉर्मूले सीखे थे। कौन सा फॉर्मूला? एक सीखा था गिवन वेट बाय मोलर वेट, सबको याद है क्लास में, है ना? हाँ सर। सब लोगों ने सीखा था मेरे साथ नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला, वो था गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। सबको क्लियर है? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, फर्स्ट और सेकंड में सीखा था। और एक नया फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स का, दूसरा फॉर्मूला वो था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। करेक्ट। और ये मैंने कहा था एसटीपी पे करना, अगर तुम्हें एसटीपी मिलता है तो इतनी बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा ना अच्छे सवाल करने की जरूरत है जो हम लोग अब करेंगे, थोड़े आगे बढ़ के सोचेंगे। देखो इस चैप्टर में ना सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम सोचोगे नहीं ना तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। सोचने के लिए क्या करना होता है जनरली? सोचने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आप पढ़ते हैं उसको मैथमेटिकली आप कितना अच्छा से लिख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यही 2 फॉर्मूले हैं। तुम देखोगे कि ज्यादातर सवाल करने के लिए मुझे यही 2 फॉर्मूले चाहिए, नया और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये 2 फॉर्मूले भी हमारे पास हो तो ज्यादातर सवाल हम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो डन, हम बढ़ते हैं। अब देखो एक एक करके मैं इसके बारे में, अच्छा अभी और लोग आ ही रहे हैं क्लास में यार हम लोग ना क्लास में थोड़ा समय पे आए तो सही रहेगा, ऐसे गैप होंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब मैं तुम्हें दूसरे सवाल देने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1 के तो ज्यादातर हो गए थे, 20 था, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमारे क्लास का अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है कि अगले टाइप के सवाल हम कितने करने वाले हैं। अब मुझे तुम लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम लोग मदद नहीं करोगे तो मैं कैसे सॉल्व करा पाऊंगा। तो मैं दे रहा हूं तुम्हें आगे वाले पार्ट की तरफ। तो चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 1 में 20 तक हम पहुंच गए थे। अब हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ और नई टाइप की बातें करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे। सो अब देखो मैं आगे क्वेश्चन देना चाहता हूं। तो एक्सरसाइज 3 में हम आज आएंगे सीधा।
और कुछ क्वेश्चन जो हमने एक क्वेश्चन गलती से लिया था, अब हम और भी बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि तुम कितना बढ़िया लगा पाते हो। जो लोगों ने पहला और दूसरा क्लास नहीं भी किया है ना, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करते करते हम बार बार वो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जो 2-3 बातें हैं वही बार बार रिपीट करेंगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट, नया कुछ नहीं है। अब पूरी क्लास जो है मेरी मदद करेगी सॉल्व करने में। अब देखो थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। अब मेरे इस क्लास का अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। मुझे तुम सबकी तरफ से आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो पहले ये बताओ, विजिबल है क्या स्क्रीन सबको? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी करके दिखाओ एवरीबॉडी। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूरी क्लास करेगी ध्यान से। चैट में बताएंगे हम लोग किसका सही किसका गलत। डन। एक बच्चे का जवाब आया। मुझे तेज जल्दी जल्दी आंसर वाले लोग चाहिए। अच्छा नहीं, वो भी आंसर नहीं है। चलो डन डन डन। प्रीत तुमने क्या लिखा? एमी सर डन। अच्छा प्रीत का हो गया। तो आंसर बताना है सबको कौन सा सही है। चल बहुत लोगों का आ गया। अब हम करते हैं तुम लोगों के साथ फटाफट। मेरा क्या तरीका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं, क्या टेक्निक है? पहले क्या करते हैं, मोल। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी मेरे साथ करेंगे। 5 लीटर O2 अभी सीखा तुमने। क्या तरीका है, पहले मोल निकालो। कैसे निकालोगे? 5/22.4 इंटू क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर। और N2 में कितने एटम होते हैं? 2। तो अगर हमसे कोई नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट क्वेश्चन में एटम पूछा ही नहीं है, मॉलिक्यूल पूछा है, तो टेंशन ही नहीं है। सबका मोल निकालो, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, बस खत्म। जब एटम पूछता तो थोड़ी टेंशन थी, मॉलिक्यूल में तो कोई टेंशन नहीं। जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। तो इसके मोल कितने होंगे? इसके मोल होंगे 5/22.4। इसके मोल कितने होंगे? 0.5/2। इसके मोल कितने होंगे? 10/32। और इसके मोल कितने होंगे? 15/22.4। बस अब बताओ सबसे ज्यादा मोल किसके हैं? जिसके सबसे ज्यादा मोल है वही आंसर। बोलो। तो 4th। सही है ना? देख लो जैसे भी दिमाग लगाना हो। सो जिसके सबसे ज्यादा मोल होंगे वो सही आंसर है। तो इसका मोल ये है, इसका मोल ये है, क्योंकि H2 का मोलर वेट 2 होता है। 10 ग्राम O2 का मोल इतना होगा, क्योंकि इसका मोलर वेट 32 होता है। और 15 लीटर H2 का होगा 15/22.4। तो नाउ यू डिसाइड which one इज द बेस्ट। सबसे ज्यादा किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? अब भी आंसर सब कुछ कुछ आ रहे हैं अलग अलग सबके। एक ऐसे होगा बंधु, एक आंसर तो यही होगा ना, इतने ही मोल होंगे इसमें। जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। अब तो क्लियर है। सो सही जवाब होगा 4।
एक ही बात, अरे फिर से बी बोल रहा है कोई, अरे बी कैसे होगा, मोल ज्यादा, A1 का मोल कितना होगा 5 बाई, कितनी बार लिखूं मैं, सेकेंड का कितना होगा, O2 का वेट है 2, तो वेट हो जाएगा यहाँ पे 0.5/2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी का कितना हो जाएगा 10/32 और इसका हो जाएगा 15/32, सॉरी 15/22.4। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जिसके पास सबसे बड़ा नंबर है वो आंसर है, तो ए तो नहीं होगा ना, ठीक है। बोलो सही आंसर क्या होगा, बोलो। ऑप्शन 4। सबको क्लियर है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कुछ भी। देखो हमें ना कुछ भी नहीं बोलना है, अब हमें रूल्स आते हैं, कुछ भी कौन बोलता है जिसको नहीं पता, जिसको पता है क्या करना है वो कुछ भी थोड़ा ना बोलेगा। डन। अगला सवाल पूरी क्लास मेरे साथ जो बनाने वाली है उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, वो है हाँ अब करेंगे 7 क्वेश्चन, देखते हैं किसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3, सब लोग ट्राई करेंगे। आंसर चाहिए फटाफट। क्या आंसर होगा 7 का, देखते हैं कौन करता है, अच्छे से सोचना है सब। चलो ठीक है, 7 का आंसर कौन बताएगा। वृद्धि का आया, अनिल का आया, बाकी सब लोग दिमाग लगाए, कई लोगों का आ चुका है, मुझे सबकी तरफ से आंसर चाहिए। मैं आगे बढ़ूंगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूं सो दैट जब तुम लोग क्वेश्चन करने बैठो तो टेंशन ना रहे, थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूं बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं बढ़ता हूं आगे, देखते हैं किसका सही है। 22.4 लीटर वाटर वेपर एट NTP when condensed to water occupies an approximate volume। अब सबको समझ में आ गया है ना कि 22.4 लीटर जब वो वेपर था, वेपर मतलब जब वो गैस था, तो मेरे भाई जब वो गैस था तो 22.4 लीटर था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल, यानी बात हो रही है 1 मोल वाटर वेपर की। अब 1 मोल वाटर वेपर को जब कंडेंस करेंगे, जब वाटर होगा, 1 मोल पहले था तो बाद में भी 1 ही मोल होगा ना, तो 1 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल का वेट होता है वाटर का 18 ग्राम, और बिकॉज इसकी डेंसिटी 1 है तो इसका ml में कितना हो जाएगा 18 ml। सो आंसर 2 हो सकते हैं, या तो 18 ग्राम या तो 18 ml। सिंस यहाँ पे ग्राम में आंसर नहीं है तो सीधा आंसर होगा 4 18 ml। सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये तो मुझे लगता है कई लोगों ने सही दिया, बिल्कुल। ये मरियम ने 1 दिया था, आई डोंट नो व्हाई। 18 ml, साथ उसने छोटी मिस्टेक की होगी, लीटर को गलती से ml को उसने लीटर में बोल दिया था, बाकी तो उसका ठीक था। तो तक्ष का बिल्कुल ठीक था, और सबसे पहले नेहा का भी आ गया था, अनिल का बहुत पहले आ गया था, वृद्धि ने पता नहीं क्यों 1 दिया था, बट थोड़ा दिमाग लगाना था। अनिल का 18 बहुत पहले आ गया था, तक्ष का बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थोड़ा और दिमाग लगाना, ठीक है, डन। मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे दिमाग लगाना है सीख रहे हो ना? यस सर। गुड गुड गुड। मोल में थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, इफ यू नो लिटिल मैथ्स तुम अच्छा करोगे। हाँ मैं फिर समझाता हूँ, किसी ने मुझसे दोबारा पूछा, बेटा मैंने क्या बोला, कोई भी गैस हो तो वेपर मतलब भी तो गैस ही होता है ना, तो
तो जब वो वेपर था तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसका मतलब वो 1 मोल रहा होगा। अब जब उसको हमने लिक्विड बनाया तो जब पहले 1 मोल था तो लिक्विड बनने के बाद भी तो एक ही मोल रहा होगा। तो 1 मोल, हाँ 1 मोल पहले वेपर था, अब वो 1 मोल लिक्विड है, तो 1 मोल लिक्विड का वेट कितना होगा? 18 ग्राम। क्योंकि मुझे सुसु आ रही है इसलिए। अरे ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। तो 18 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 18 ml। सबको क्लियर? सो हम लोग कैसे करेंगे? वेपर था तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर था, तो इसका मतलब वो 1 मोल था। तो 1 मोल का वेट जब हम लोग लिक्विड में जाएंगे तो वो होगा 18 ग्राम, और 18 ग्राम का वॉल्यूम में वेट हो जाएगा 18 ml। सबको क्लियर? यस सर। ये Yes. मैंने दोबारा बताया भाई। ये कुछ लोग ना माइक ऑन कर लेते हैं, तो देखो जब तुम माइक ऑन करते हो ना तो मेक श्योर कि आसपास की आवाज ना आए, ठीक है? इससे ना क्लास डिस्टर्ब होता है। जब आप माइक ऑन करो तो ये श्योर रखो कि आसपास की आवाज ना आए। चलिए कोई बात, हम बढ़ते हैं आगे। ये सबको समझ में आ गया, आई एम श्योर। अब इस तरह के सवाल छोटे मोटे आएंगे तो तुम लोग कर लोगे। एक और सवाल करते चलते हैं, 6 वाला। 6 करके दिखाओ सब लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सारी क्लास ट्राई करेंगे, जल्दी। जल्दी बताओ। डन। सो करते हैं इसे। कुछ लोगों का आया आंसर? जैसे रिद्धि करिए सर, मुझे मोल कंसेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। रिद्धि आप मेरे दोनों क्लास में थी स्टार्ट से? Yes, sir. तो क्या आपको कंफ्यूज, देखिए आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मैथ्स है रिद्धि, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा जब मैथ्स होता है ना तो इंसान थोड़ा सा हिल जाता है, और जब केमिस्ट्री की शुरुआत ऐसे टॉपिक से हो तो आदमी को लगता है अरे यार ये क्या था। लेकिन ट्रस्ट में, मैं जैसे करता हूँ ना, जैसे रिलेशन बनाता हूँ, वैसे तुम अगर थोड़ा सा देखोगे ना तो गलती तुमसे भी नहीं होगी। अभी तुम मेरे साथ ये ट्राई करना, देखते हैं इसमें क्या कंफ्यूजन होगा, ठीक है? माइक ऑन रखना। तुम जब मेरी क्लास में थी स्टार्टिंग से, सारी बातें अगर तुम्हें आती है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक को दूसरे से जोड़ना ही तो है, उसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है? अभी मैं पूछूंगा, तुम तैयार रहना, तुम अपना माइक ऑन रखना। मैं 6 ट्राई करने जा रहा हूँ भाई। वृद्धि करेगी हमारे साथ ये सवाल, क्योंकि वृद्धि को ये मोल कंसेप्ट कंफ्यूजिंग लगता है, कई लोगों को लग सकता है, क्योंकि ना थोड़ी मैथ्स होती है। चलो वृद्धि, तुम्हारा माइक ऑन है? Yes, sir. चलो वृद्धि रेडी। मैं तुमसे पूछूंगा, तुम करोगी पूरे क्लास के लिए, मैं बस पूछूंगा, तुम बस मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बस। ये बताओ वृद्धि, मेरा पहला सवाल, Mg3
है कि एटम कि कंपाउंड? एटम है कि कंपाउंड, बताओ। सर कंपाउंड। हेलो वृद्धि। यस सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्लियर है तुमको? हाँ सर, कंपाउंड सर। अब हम लोग इस क्लास को इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। अब देखो, कंपाउंड है तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान लगाना है। देखो, मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, सबके पास क्वेश्चन तो है ही, तो मैं एक बार अपने उससे कर दे रहा हूँ। वन सेकेंड, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे 1 सेकेंड के लिए मेरा वो हो गया था। 1 सेकेंड। हाँ, कहाँ गया? ऑलराइट, तो अब मैं ये सवाल करूंगा सबके साथ। इसमें वृद्धि की हेल्प से करेंगे ये सवाल, तो जल्दी से देखते हैं। कुछ बच्चे अभी भी बाहर हैं, पता नहीं क्यों बाहर हो गए थे, मैं बाहर हो गया था। अभी ले लेते हैं इनको वापस। 1 सेकेंड, सबको एडमिन करना है। एडमिन ऑल, 1 सेकेंड। अब देखो, तो बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरा सवाल सबके साथ है, Mg3PO4 और ये था Mg3PO4 होल राइट। ये एक कंपाउंड है, पहली बात। दूसरा ये है कि विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये बताओ, इसको ध्यान से देखो, ये एक मॉलिक्यूल है। वृद्धि, मेरा पहला सवाल, ये जो कंपाउंड है इसको मैं लिखता हूं एक, अगर इसका 1 मोल लिया जाए, कितना लिया जाए बोलो? 1 मोल। तो बताओ, इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, बोलो? 8। बहुत बढ़िया, बस इतना तुम समझ गए तो बचा क्या? यानी 8 मोल ऑक्सीजन होंगे इसके 1 मोल में, करेक्ट। अब ये बताओ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब इसको जरा, इसी बात को जरा वेट में बताना। 8 मोल का वेट, 8 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? अच्छा, वेट छोड़ो 8 मोल ऑक्सीजन होगा। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, जब 8 मोल ऑक्सीजन होगा तो बोलो कंपाउंड कितना होगा हमारा? यहां मैं लिख देता हूं कंपाउंड, सो दैट सबको याद करने में आसान हो। कंपाउंड से मेरा मतलब है मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो सुनो, जब 8 मोल O होगा तो कंपाउंड कितना मोल होगा, बोलो? 1 मोल। वृद्धि बताना, तो जब ऑक्सीजन 0.25 मोल होगा तो कैन यू टेल मी कि कितने मोल होंगे कंपाउंड? प्लीज टेल मी। 0.25/8। पूरी क्लास बताएगी और वृद्धि भी बताएगी मुझे। 0.25/8। सही आंसर क्या होगा? जरा 4 ऑप्शन में एक चुन के बताओ, बाकी लोग भी बताएंगे। कौन सा आंसर सही होगा? 4 में से एक बताओ। 3.125 into 10 to the power -2। क्या बात है, सबको यही लग रहा है? सो सही आंसर होगा 1/8 इंटू 0.25। सो ये बनेंगे मोल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो भी आंसर यहां से आएगा, आई गेस सी आंसर होगा। शायद सी होगा ना भाई, में बोलो सी होगा। यस, तो सही जवाब है 3.125 इंटू 10⁻⁻²। वृद्धि, तुम मुझे बताओ इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है यार? जब मैं ऐसे सोच सकता हूं तो तुम भी सोच सकती हो ना। वृद्धि, क्या करना है पता है? नया क्या है पता है? नया ये है कि तुमने पहले जो पढ़ा था ना, उसमें तुम इतना टेंशन नहीं था सोचने का, और ना ये हम मैथ्स नहीं लगाते थे। ट्रस्ट मी, मोल कंसेप्ट अच्छा करने का एक ही तरीका, तुमको ना थोड़ा सा जो केमिस्ट्री तुमने पढ़ा है ना, उसको मैथ से जोड़ो। जब तुम थोड़ी सी केमिस्ट्री को मैथ से जोड़ोगी ना, वो भी कौन सा मैथ्स? कॉमन सेंस, जो तुमने 1 to 5th पढ़ा था, 1 to 5th 6th 7th स्टैंडर्ड तक तुमने जो छोटी मोटी मैथ्स पढ़ी थी कि 8 में 1, 0.25 में कितना, वो वाला, वो थोड़ा मैथ और जितनी मैंने केमिस्ट्री तुमको पढ़ाई है, दोनों को मिक्सचर करोगी ना, यू विल गेट द आंसर। जो लोग थोड़ा मैथ लगा पाएंगे वो अच्छा करेंगे, ठीक है? तो मैं भरोसा करूं कि अगली बार अच्छा करोगे तुम लोग।
चलो, अब भरोसा नहीं हो रहा वृद्धि, तो एक सवाल और करते हैं वृद्धि के कॉन्फिडेंस के लिए और बाकी बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए। इस बार हम एक्सरसाइज 1 से ही करेंगे जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, ठीक। एक्सरसाइज 1 जो मैंने आपसे, असाइनमेंट 1 सॉरी। अब 1 से 20 तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब जरूरत है थोड़ा और आगे बढ़ने की। तो बिकॉज ये चल रहा है तो हम एक दो चीजें और करेंगे, देखते हैं कौन करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज 1 जो मैंने आप लोग, सॉरी असाइनमेंट 1 जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर 27 पूरी क्लास करेगी इंक्लूडिंग वृद्धि। मुझे आंसर चाहिए, जल्दी ट्राई करो। असाइनमेंट 1 जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर 27 करना है। सबके पास है क्वेश्चन? बोलो। सर चलो, तो पूरी क्लास मेरे साथ करेगी इसी वक्त, और अभी देखते हैं कि कैसे नहीं होता है सवाल। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग मिलकर कर नहीं सकते। वो तभी होगा जब हम या तो केमिस्ट्री भूल जाएं या 6-7 स्टैंडर्ड वाली मैथ्स भूल जाएं, ठीक है। हेलो सर, मैं 1 मिनट डिस्कनेक्ट हुआ। मैं कुछ करना है हमको बस वो। कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है असाइनमेंट 1 से, जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जो हम तुम लोगों से शेयर किया हुआ है ना, असाइनमेंट 1 जो मैंने तुमको शेयर किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 27 सबको ट्राई करना, ठीक। चलो, और ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है यार, कुछ भी। हाँ ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा पंगा है। अभी हम लोग जल्दी करेंगे। 27 सिर्फ तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम, बाकी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ बढ़ना है। बट बिकॉज कुछ बच्चे अभी भी थोड़े से कॉन्फिडेंस कम है, इसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी क्लास में सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, चलो मजा आएगा। अभी देखते हैं किसका आंसर सही है। मैं करूंगा डिस्कस। 27 सबको करना है, डरना मत, सिर्फ देखने में बड़ा सवाल है, चला है बहुत आसान, तुम सब अच्छा कर सकते हो। आवाज कट रही है तुम्हारी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो। मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो अगर आवाज नहीं आ रही प्रॉपर तो। अच्छा, एक किसी का आंसर आया, वृद्धि का कुछ आंसर आया। ओके सब लोग, मैं अभी ट्राई करूंगा, मेरे साथ सारे बच्चे करेंगे। चलो हम करते हैं। चल भाई, तो मैं लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27, सब लोगों के साथ करते हैं अभी ट्राई। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन सिग्नेचर, सुनो भाई, इफ अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल वेइंग, कार्बन पेंसिल है तो सबको क्लियर हो गया, ये कार्बन सबको मालूम है। अब सुनो सब लोग, क्वेश्चन में ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। भाई पेंसिल से तुम कुछ लिख रहे हो, उसका एटम पूछना है, तो भैया बच्चों वाला सवाल है, खाली देखने में खतरनाक लग रहा है। सो हम क्या करेंगे, देखो करेंगे ये कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं। पूरी क्लास मेरे साथ देगी तो भी हो पाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सबको पता है,
सब लोग बताओ मेरे साथ, करो जल्दी। गिवन वेट बाय मोलर वेट। सो यहाँ पे पेंसिल जो लिखा गया था सिग्नेचर, उसका वेट दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻, बोलो -10⁻⁻, -3 ग्राम। और तुम तो जानते हो कि कार्बन का वेट होता है 12। सो ये तुमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, निकाल लिया। सब लोग रेडी? बोलो। Yes, sir. अब जल्दी बताओ, अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो भाइयों? इसमें ऐसा कौन सा चमत्कार करते हो? मोल्स आते हैं, तुम उनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, वही तो कर रहे हो। करो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये जो तुम्हें मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ये नंबर ऑफ एटम्स ही तो मिलेंगे। जरा बताओ, ये जो तुम्हें मिलने वाला है, ये नंबर ऑफ एटम्स ही तो मिलेंगे। ये कौन से बड़ा मुश्किल हो गया जो हम लोग इतना टेंशन लेंगे? अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजिंग है वृद्धि? ये तुमने मोल निकाला, ये तुमने मोल निकाला, ये तुमने एटम निकाल दिया। क्या आंसर होगा भाइयों, बोलो? तो मेरा आंसर राइट है। हाँ आया था, सर मैं तो वही कह 1.2 रहा हूँ। 1.2 सर कट हो ऑप्शन जाएगा। ऑप्शन 2, हाँ बस मल्टीप्लाई, ऑप्शन ये तो हाँ ये 0.1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा आंसर है। सबको क्लियर? सो मैं फिर बोल रहा हूँ, आंसर मिलाना मेरा पर्पस नहीं है। मैं क्लास को यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं क्लास को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि चैप्टर में कोई दम नहीं है, सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहला केमिस्ट्री, जो तुम लोग जानते हो, क्योंकि 4 ही तो बात है केमिस्ट्री में। पहली चीज केमिस्ट्री आनी चाहिए। 4 बातें हैं कि मोल क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 बातें केमिस्ट्री की जो तुम लोग अच्छे से जान गए हो, क्योंकि ज्यादा थ्योरी है ही नहीं। मोल कंसेप्ट 4 लाइन में बताया जा सकता है। नंबर 2 क्या मालूम होना चाहिए, जल्दी बताओ? थोड़ा सा मैथमेटिक्स। जिसको छोटी मैथमेटिक्स आती है, छोटा सा मैथ्स चाहिए मुझे, एकदम सिंपल वाला। कौन से स्टैंडर्ड का? 5th to 7 स्टैंडर्ड। अब मैं तो इतना भरोसा है मुझे कि इस क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा 7th पास है। अबे हो ना तुम लोग 7th पास? Yes, sir. हाँ सर। तो जो लोग 7th पास है, और ये मैंने मर के इतना बता दिया, फिर ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो हमारे क्लास का क्वेश्चन ना कर पाए। सो मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है, वो ये 2 चीजें चाहिए करने के लिए। ये मैं 10 बार बता रहा हूं, ये तुम लोग को आता है, बस इन दोनों की मैच कराओ। जो केमिस्ट्री और छोटा सा लिटिल सा मैथ्स का मैच करा देगा, इन दोनों का जो मैरिज करवा देगा, वो मोल कंसेप्ट अच्छे से कर सकता है। वही है। किसी को कंफ्यूजन लग रहा है तो पक्का समझ लो कि कंफ्यूजन वही है, और कुछ इसमें दम नहीं है, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि तुम ना कर पाओ। ठीक है, तो मैं आता हूं वापस और टॉपिक को बढ़ाता हूं। ठीक, अब देखो मुझे एक नया टॉपिक शुरू करना है आज की क्लास में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो मैं उस पर आना चाहता हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो अभी शुरू कर लूंगा, कुछ बातें उसकी मुझे डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो मुझे भरोसा है कि मोल कंसेप्ट पे जितनी बातें मैंने की है वो तुम लोग बहुत अच्छे से करोगे और उसको लेकर किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखो अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे आज थोड़ा आगे बढ़ना था। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करवाई, और प्रैक्टिस इसलिए करवाई कि बच्चों को मुझे कॉन्फिडेंस दिलाना है। जो भी आंसर है देख लो यार, आंसर मिलाने के चक्कर में मैं कभी नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लास का हर बच्चा आंसर भले ही कम मिला है और उसको समझ में सब आए, है ना। तो आज जो अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं तुम लोगों के लिए, वो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, अरे यार कहाँ गया? वन सेकंड, मैं अभी शेयर करता हूँ। एक तो किस फाइल से आप सेव करते हैं ना, वो याद ही नहीं रहता मुझे। तो मैं एकदम से भूल जाता हूँ मैंने कौन सी फाइल किस नाम से सेव की है। ये एक अलग मुद्दा है ये ऑनलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन में था कि हम लोग मार्कर उठाते थे, सब याद उसे लिखते रहते थे। यहाँ पे कुछ शेयर भी करना होता है तो हम ये भूल ही जाते हैं कि कौन से नाम से फाइल सेव किया है। एक सेकंड आ रहा है, याद आ गया मुझे। अब मैं नई चीज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो थोड़ा सा
मैं करने जा रहा हूँ। इससे पहले ये मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, ये सब चीजें हमने कर ली है, एक बार रिवाइज करते चलते हैं। मोल समझा दिया, एटॉमिक मास समझा दिया, एटॉमिक मास यूनिट समझा दिया। क्या क्लास मानती है कि ये सब चीजें डिस्कस हो गई है? Yes, आया sir. ना? यस सर। वेरी गुड। अब नई चीज आज हमने क्या तुम्हें सिखा दिया? ग्राम एटॉमिक मास, मोल। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो मोल का सिनोनिम है, बस इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किया। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम दोनों मोल्स के सिनोनिम हैं। कोई ग्राम एटॉमिक मास बोले या ग्राम एटम बोले, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, या मोल बोले सब सेम है, कोई अंतर तीनों में नहीं है। नो कंफ्यूजन, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम, मोल सब बराबर है। अब मैंने ये सब बता दिया, मोलर मास ये सब हो गया। अब देखो ये कुछ तुम लोगों के लिए मैंने निकाला है यहाँ पे जो तुम्हारे काम का है कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने का दो तरीका है, या तो वॉल्यूम हो तो मोल्स कैलकुलेट किया जा सकता है, या तो मास हो तो मोल कैलकुलेट किया जा सकता है। और एक बार मोल कैलकुलेट हो गया तो सीधा अपना काम हो जाएगा। एक और है, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी हो सकता है। मान लो किसी ने कहा 1000 में कितने मोल होंगे, तो हमको पता है कि मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, तो 1000 में कितने होंगे भाई? 1000 बाई एवोगाड्रो नंबर। 10,000 में कितने मोल होंगे? 10,000 बाई एवोगाड्रो नंबर, है ना? तो जैसे एक काउंटिंग यूनिट होता है, एनीथिंग एक इज बार 12 फिर से समझा सकते हो? हाँ समझा सकता हूँ। जैसे अभी तक हम लोग दो तरह से बात कर रहे थे, मास की तरह से और वॉल्यूम की तरह से। तो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ये कौन सा फॉर्मूला बताओ? वेट बाय मोलर वेट, बोलो जल्दी, पता है? और वॉल्यूम वाला भी सिखाया मैंने, क्या सिखाया? गिवन वॉल्यूम बाय क्या डिवाइड करते हो? 22.4। ऐसे ही अगर कभी पार्टिकल आ जाए, क्या आ जाए? पार्टिकल, तुम ही लोग बताना। मान लो मैंने तुमको दे दिया 10⁻20 एटम, जिसने पूछा था वो आंसर देगा। इसमें कितने मोल होंगे भाई बताओ? 10⁻20 एटम में कितने मोल होंगे, बोलो? कैसे निकालेंगे? तुमको पता है ना कि मोल का मतलब क्या होता है? सर Na से डिवाइड। 6.023। बस बस बस, तुमको पता है कि इसका मतलब होता है 1 मोल Na। तो जब भी मुझसे कोई नंबर पूछोगे और कहोगे कितने मोल, तो मैं सीधा क्या करूंगा? इससे डिवाइड कर दूंगा। सो हियर इज द फॉर्मूला कि जब भी कोई सवाल आएगा और हमसे कोई नंबर ऑफ पार्टिकल देगा तो हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे? Na से। क्लियर? Na यस से। सर। जैसे 50 में कितने डजन? 50 बाई 12 करते हो ना। 200 में कितने डजन? 200 बाई 12 करते हो ना भाई। वैसे ही कितने मोल, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, बस सिंपल। क्लैरिटी आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो मोल निकालने के 3 मेथड हो गए, वॉल्यूम साइड से, मास साइड से और पार्टिकल साइड से। ठीक है सर, हाँ बोलो। अगर 238 AMU दिया है तो उसको भी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं नहीं, एमयू दिया तो क्यों करोगे, ये तो गलती है ना। एमयू तो बहुत छोटा हुआ ना। एमयू दे तो फिर उसको एटॉमिक वेट वाले एटम से डिवाइड करो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी ने मुझे दिया कि 56 AMU, ये सवाल करता है, क्लास करता है 56 AMU ऑफ हीलियम। अच्छा सवाल है, तो लेते चलते हैं। क्वेश्चन क्या है भाइयों? 56 AMU ऑफ हीलियम। ठीक, तुमको बताना है इसमें नंबर ऑफ हीलियम कितने होंगे। जिसका सवाल था वही सबसे पहले बताएगा। बोलो इसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने होंगे? दोस्त बताओ। सरबान, जल्दी में हो, आराम से, अभी पूछूंगा फिर तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक से सोचो, क्वेश्चन सुनो। 56 AMU ऑफ हीलियम है। मेरा क्वेश्चन है कि 56 AMU हीलियम में कितने हीलियम के एटम होंगे? क्या तुमको पता है कि एक मोल एक एटम का वेट कितना होता है? भैया तुमको मालूम है कि हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? जल्दी बोलो। 4 AMU होता है। 4। तो सुनो, 4 AMU मतलब एक हीलियम, तो 56 AMU में कितने होंगे? सर 14। 14, सिंपल। सो आंसर इज 14 यार। तो सुनो, अगर तुमसे कोई AMU में पूछेगा तो उसको तो तुम एटॉमिक वेट AMU वाले एटॉमिक वेट से डिवाइड करके निकाल लोगे ना, क्योंकि AMU तो छोटा है बहुत। अगर कोई ग्राम में पूछेगा तब तुमको इस AMU को ग्राम में बदलना है और फिर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई AMU में पूछ रहा है तो हम पागल है कि उसको ग्राम में बदलेंगे। AMU बहुत छोटा होता है,
तो उसमें हमको एएमयू को ग्राम में बदलने की जरूरत नहीं है। एएमयू में पूछेगा, एएमयू वाले से सीधा डिवाइड कर देंगे। अगर वो ग्राम में पूछेगा तो हमें एएमयू को ग्राम में बदल के मोलर वेट करके काम करना होगा। सो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो हो जाएगा 56/4 और ये हो जाएगा 14 एटम सीधा। और कॉमन सेंस है कि एएमयू वाले वेट में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की नीड ही क्या है। तो सुनो, केयरफुल भी रहना है, ये नहीं कुछ भी दिया और फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन जैसा पूछेगा वी हैव टू आंसर वैसे ही, ठीक है। ये भाई एएमयू वाले क्लियर हुआ तेरा? ठीक है, बोल एएमयू वाला क्लियर हुआ तुझे? हाँ सर। ठीक है भाई, चलो मुझे हर जगह से सही आंसर चाहिए, कोई इसमें लफड़ा नहीं चाहिए। चलो डन। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 2-3 बातें हैं अभी उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं तुमसे शेयर करूंगा जल्दी ही, ये तुमको भेज दूंगा आज इनफैक्ट, ताकि तुमको ये वाली बात क्लियर हो जाए। चलो अब मैं क्लास को ले चलता हूँ, ये वाली चीज शेयर करूंगा क्योंकि इतना चीजें मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने एक जगह कर दिया सो दैट तुमको समझ में आए। अब क्लास को आगे बढ़ाई जाए। हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आज थोड़ा शुरू करेंगे, अगले दिन बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे। छोटी छोटी बातें आज शुरू कर लेना, ठीक है। चलो तो मैं लिख रहा हूं, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे। टॉपिक है, सब लोग लिखेंगे। अगला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि क्लास के बच्चे नोट्स बनाएं, ठीक है। सो टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला, सब लोग लिखेंगे मेरे साथ, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरी क्लास ध्यान देगी और एक एक करके समझेंगे। देखो भाई, क्या हुआ कि जब लोगों को ये क्लियर हो गया कि मोल जो है वो एसआई यूनिट है, जब ये बात सबको क्लियर हो गई तो लोगों ने सोचा कि यूनिट का फायदा क्या। अब ये बताओ, जब तुम 2-3 चीजों को मिक्स करके कुछ नया बनाते हो ना, जब तुम 2-3 चीजों को मिक्स करके कुछ नया बनाते हो तो क्या करते हो? यूनिट में मिक्स करते हो ना। जैसे तुम सुनो, जैसे मान लो तुम H2SO4 को मिक्स कर रहे हो HCl में, तो H2SO4 का यूनिट ml में लोगे ना, HCl का यूनिट ml में लोगे कि नहीं लोगे? या तुम कोई सॉलिड चीज को मिक्स करते हो, 2 या 3 चीजों को, तो जब तुम उसको मिक्स करते हो तो ये मानते हो ना कि मिक्स जब करोगे तुम उसको तो उसकी यूनिट में मिक्स करोगे। 2 ग्राम उसका लिया, 3 ग्राम उसका लिया, 2 लीटर उसका लिया, 3 लीटर उसका लिया, तो वट एवर द यूनिट यू हैव टू यूज। वैसे ही अब जब मैं अब मैं सब्सटेंस को, एटम को, मॉलिक्यूल को, आयन को मिला के कुछ करूंगा आगे, तो मुझे उसको यूनिट में करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब ये दोनों चीजें यहां से शुरू होंगी क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि सब कुछ मोल से होने वाला है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मोल जो है यूनिट, ठीक है। अब देखो, सुनो सब, क्या होता है। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे, फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर कर रहा हूं, सब लोग लिखेंगे मेरे साथ। सब लोग इसका डेफिनेशन लिखो। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला इज simplest formula. Empirical formula is simplest formula. Simplest formula of molecules or compounds. ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल है, कंपाउंड हो, उसका सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। कैसे करते हैं सिंपलेस्ट का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो, एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे इसको सिंपलेस्ट करेंगे। एक और स्टेटमेंट लिख लो, लिखो it is derived by, लिखते चलेंगे, लिखेगा पूरा क्लास,
it is derived by simplest ratio of atoms of एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा पीछे चलते हैं. इट इज डेराइव्ड बाय रेशियो ऑफ, सॉरी थोड़ा सा ठीक करते हैं, ऑफ मोल्स ऑफ atoms of elements of it is derived by simple ratio of moles of elements of compound. ये क्या होता है, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मोल्स का सिंपल रेशियो होता है. फॉर एग्जांपल ये सबने लिख लिया. मान लो ये कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मदद से तुमने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है. अब सुनना, तुमने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कंपाउंड बनाया. अब कार्बन जो है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब कार्बन का मोल मान लो सपोज करो कार्बन का मोल है 10, ऑक्सीजन है 20, ऐसे ही बता रहा हूं, या उल्टा कर लेते हैं, और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है 30. तो इनको सिंपल रेशियो कर लो. सिंपल रेशियो क्या होगा, CO2N3. तो ये जो हुआ ना, ये हो गया इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहां से आया, पूरी क्लास बताया जल्दी. ये है, इट इज डेराइव्ड बाय सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स. कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. एलिमेंट्स ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स. एक कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट है, इन तीनों के मोल, इसके मोल है 10, इसका मोल है 20, इसका मोल है 30. तो इन तीनों के मोल का जो सिंपल रेशियो होगा 1:2:3, दैट इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्लियर हुआ सबको, बोलो. Yes, sir. डन. यही समझाना चाह रहा था मैं. सबको अगर क्लियर हो गया हो तो बताएगा. एकदम सिंपल है. अच्छा सर, मतलब आपने डिवाइड किया क्या, मैं समझा नहीं. 10, 20, 30 का सिंपल रेशियो कैसे निकालोगे बताओ. कार्बन का मोल 10 है, ठीक है, ऑक्सीजन का 20 है, नाइट्रोजन का 30 है. तो 10, 20, 30 का सिंपल रेशियो क्या होता है, बोलो. 1:2:3. बस वही तो करना, वही तो बोल रहा हूँ. ठीक. अच्छा, ओके, ठीक है सर. हाँ, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी ना है, तुम आराम से कर सकते हो. ठीक है. सो हम बढ़ते हैं आगे. सबको क्लियर हो रहा है, और बढ़ते हैं आगे. सो अगर कोई सवाल आएगा तुम क्या करेंगे बताओ. कोई भी सवाल आएगा तुम बेसिकली क्या करेंगे. हाँ बोलो सर. डेफिनेशन और वो सब वापस दिखाओ ना, मेरे को मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं तो लिख नहीं हाँ, कोई बात नहीं, ये लिख लो. ये डेफिनेशन था. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स. ये पहला डेफिनेशन था, ठीक. दूसरा था, इट इज, इसी को आगे बढ़ाया था, इट इज डेराइव्ड बाय सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स. और ये मैंने एग्जांपल दिया, ठीक. सर एक चीज पीछे करो ना. अबे फोटो खींच लेना, बाद में लिख लेना. इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. सबके हिसाब से चलेंगे ना, ऐसे तो टाइम लग जाएगा. ठीक है, डन. आगे बढ़ो. चलो, तो मैं बढ़ता हूं आगे. अब देखो, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, सो दैट ये चीज क्लियर हो जाए सबको. एम्पिरिकल फार्मूला और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं. इनफैक्ट एक क्वेश्चन सब लोग यहाँ पे करेंगे. मैंने तो तुम लोग को एक्सरसाइज दिया ना, पहला वाला असाइनमेंट 1. सब लोग असाइनमेंट 1 निकालो जल्दी. होम असाइनमेंट 1 सबको क्लियर है, ठीक है. अब तुम लोग होम असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करोगे सब लोग मेरे साथ. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, फिर आसान हो जाएगा. अब सुनो,
अब कोई पूछे कि कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं, पूरी क्लास ध्यान देंगे। मान लो एक कंपाउंड है जो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनती है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोलना। कार्बन का वेट है x ग्राम, हाइड्रोजन का वेट है y ग्राम और इसका वेट है मान लो z ग्राम। मान लो वेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसके मोल निकाल लेना। मोल्स कैसे निकालोगे, x/12, इसका मोल कैसे निकलेगा y/1, इसका मोल कैसे निकलेगा बोलो z/16। तो स्टेप वन क्या होगा, वेट दिया रहेगा, फिर क्या करोगे, मोल निकाल लेना। मोल निकालने के बाद क्या करोगे, ये जो भी रेशियो होगा उसको तुम निकाल लेना, सिंपल रेशियो A/B/C। ये क्या हो गया बताओ, यही हो गया तुम्हारा सिंपल रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaHb और बोलो क्या होगा, OC। सबको क्लियर, सबने सुना। Yes, sir. हाँ सर। तो वेट दिया रहेगा, उससे मोल निकालना, मोल से क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। अब सुनो, किसी क्वेश्चन में ना वेट ना देके परसेंटेज दे देगा, क्या देगा, परसेंटेज। तो तुम क्या करना ना, परसेंटेज को तुरंत वेट ले लेना। मान लो किसी ने दे दिया 40%, तो 40% को तुम 40 ग्राम ले लेना सीधा। किसी ने दे दिया 80%, तो 80% को क्या ले लेना, 80 ग्राम ले पाओगे। हाँ सर। Yes, sir. मान लो एक सवाल है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब कार्बन, अब हाइड्रोजन मान लो 5% है, ठीक है, ये मान लो 25% है और ये मान लो 70% है, ऐसे दिया हुआ है। तो तुम क्या करो, सीधा इसको ले लेना 70 ग्राम, इसको ले लेना 5 ग्राम, इसको ले लेना 25 ग्राम और फिर आगे क्या करोगे, 70/12, 5/1, 25 बोलो क्या 14 और फिर क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना। क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। ओके सर। अब पूरी क्लास करेगी क्वेश्चन नंबर 2 सवाल सबको करना है, सबको करना है इस वक्त क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 असाइनमेंट 1 से, ठीक, जल्दी करो। 29 और 30 जल्दी करेंगे हम लोग। सर फॉर्मूला का वो सेकंड पेज बताओ ना, फोटो खींचना है 1 मिनट। हेलो ना यार, ये चाहिए। नहीं सर, वो डेफिनेशन के फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज था ना, इट इज डिराइव्ड वाला। हाँ यही है ना, ये ले लो, ठीक है, डन। यस सर, थैंक यू। ठीक है, चल चल ठीक है। सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताएगा। डन। तो 29 और दूसरा कौन सा करना है? 30, 2 क्वेश्चन दिए थे ना, 29 एंड 30। ओके सर। सर 29 का आंसर आ गया। हाँ 30 भी करो जल्दी।
जिन लोगों का आ गया अच्छा है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलो भाई, कितने लोगों का 29 आया मुझे एक बार बता दो। सर मेरा आ गया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक बार पता चल रहा है कितने लोगों का आ गया तो बहुत बढ़िया होगा। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ भाई, 29 सबके लिए जिनका हो गया। 29 देखो कैसे करना था। ऑक्साइड है, सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर इन इट। ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी कौन होगा, सल्फर होगा और कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब तो ऑक्सीजन तो होगा ना। यस सर। अब एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर, इसका मतलब ये 50 है और ये भी क्या है बताओ जल्दी, 50, ठीक ना। दोनों 50% है। अब तो सबको क्लियर हो गया कि परसेंटेज 50% ऑफ सल्फर इन इट एंड तो 50% क्या होगा, अब सबको क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 50/32 और ये होगा 50/16। बोलो सब लोग क्लियर। यस तो तुम सर वो क्लियर हो रहा है। 32 आपने। सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है दोस्त। हाँ सर, हाँ सर। तो अब तो क्लियर है ना कि रिश्ता क्या बनने वाला है, SO2, क्योंकि रेशियो क्या आएगा 1:2। यहां से समझ रहे हो? जो भी इन दोनों का जो रेशियो निकालोगे वो क्या आने वाला है 1:2। 2:1 करेक्ट। तो हमारा हो जाएगा SO2 आएगा, सल्फर। सो द करेक्ट फॉर्मूला इज SO2। यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आएगा। तो ये अगर 1 है तो इसका डबल यहाँ है, इसलिए 1:2। सबको क्लियर हो रहा होगा मुझे लग रहा है। कितने लोगों का आंसर आ गया था ये तो बच्चों वाला है। वेट दिया हुआ है, उसको तुम उसके मोलर वेट से डिवाइड कर रहे हो और सिंपल रेशियो ले रहे हो। कोई दिक्कत बोल दो। सर SO3 नहीं आएगा। नो सर। SO3 कैसे आएगा भाई, ये 50/32 है, ये 50/16 है। तो यहाँ जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है वो इसका डबल है कि नहीं है। हाँ यस सर। कहाँ ध्यान भाई, यहाँ तुम लिख रहे हो 50/32, यहाँ तुम लिख रहे हो 50/16। तो जो भी अमाउंट आएगा, ये दोनों देखो ना यार, ये दोनों कैसा रिश्ता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो ये रेशियो 1:2 नहीं होगा। बोलो हाँ सर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एटॉमिक वेट लेना है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है और सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32। ठीक, यस सर। हाँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार, एकदम सिंपल है, तुम लोग कर सकते हो, कुछ दम ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो एक और सवाल करते चलो जल्दी। 32 एवरीबॉडी, सब लोग करेंगे 32। इस बार सबका सही आना चाहिए। सर 30th सॉल्व करो ना एक बार। हाँ अच्छा सर। 30, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी 30 भी तो करना था, मेरे दिमाग से निकल गया। आओ 30 करते हैं हम लोग। 30 सब लोग करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कितना है बताओ जल्दी, 80। तो हाइड्रोजन कितना होगा दोस्तों, 20। बोलो यार। तो अगला टॉपिक क्या सिखाया था, मोल निकालो। 80% को तुरंत 80 ग्राम ले लो, सिखाया ना। और 20% को तुरंत ले लो 20 ग्राम। तो कितना हो जाएगा 80/12। बोलो, और ये कितना हो जाएगा 20/1। एक। अब इन दोनों का रेशियो निकालो जल्दी, कितना होगा। तो मुझे 1:3 आ रहा है। कोई बात हाँ नहीं, सर, सब लोग। मुझे मुझे 1:3 आ रहा है। अच्छा 30 की बात कर रहे हो। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। बट कोई बात ऑप्शन में है ही नहीं। अरे इट्स फाइन। 1:3 आ रहा है ना, रुक जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर सही है, रुक तो जाओ। ये जो तुम्हें आ रहा है ना 1:3, कहाँ गया, ये बिल्कुल सही आ रहा है, 1:3 आ रहा है ना, सही है। तो ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना 1:3, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH3, करेक्ट। हाँ सर। क्वेश्चन में देखो, हाँ सर। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने हाइड्रोकार्बन पूछा, मतलब उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तुम लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन में एम्पिरिकल पूछा ही नहीं है, अभी पता चलेगा।
तो तुम लोग जो निकाल रहे हो ना बिल्कुल ठीक निकाल रहे हो। एम्पिरिकल फार्मूला यही होगा CH3, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी मैं सिखाता हूँ। क्लियर सबको? हाँ सर। तुम लोगों ने सर एम्पिरिकल ये फार्मूला स्टेप निकाला समझाओ ना, है, ये बिल्कुल। 80/12 और 20/1 के बाद क्या करना है? इसका सिंपल रेशियो क्या होगा? इसका सिंपल रेशियो तुम बताओ, तुम मुझे कैलकुलेटर से जल्दी करके बताओ। यहाँ क्या अमाउंट होगा, यहाँ क्या लिखोगे? 18/12 कितना होगा? 6.66। 66. तो जल्दी बोलो ना, 6.66। और यहाँ क्या लिखोगे? 20। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर 6.66 को 20 से, तो ये ऑलमोस्ट 1:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर. हाँ सर आ रहा है। बस यही बोल रहा हूँ। इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3 होगा। Yes sir. बस यही तो कह रहा हूँ। सो एम्पिरिकल फार्मूला, हाँ, तो एम्पिरिकल फार्मूला इज CH3। क्वेश्चन में एम्पिरिकल नहीं पूछा है, एक्चुअली मॉलिक्यूलर पूछा। अभी मैंने मॉलिक्यूलर तुमको नहीं पढ़ाया, तो रिलैक्स हो, सही है, ठीक। सर मैंने रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई किया है ना दोनों को, मतलब 1 से 2 मल्टीप्लाई किया और बाद में 3 से 2 मल्टीप्लाई. अभी हम सीखते हैं क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखा नहीं। अभी आते हैं एम्पिरिकल। क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोगों ने निकाला एम्पिरिकल, अभी क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट दो मुझे। ये समझ गया? तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक निकाला है। एम्पिरिकल फार्मूला का आंसर यही होगा CH3। लेकिन क्वेश्चन में एम्पिरिकल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर। अभी सीखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे तुम लोग समझे मैंने क्या बोला? हाँ हेलो, सर। हाँ हाँ सर। ठीक है। अभी मैं आता हूँ तुरंत मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब चलो, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला सबको बताना है। 31 ट्राई करो। मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता हूँ, C6H12O6। तो बताओ इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O2. सर Sorry, CH2O. CH2O. CH2 होगा ना? समझ गया कैसे? क्योंकि तुम रेशियो किसका ले रहे हो? 6:12:6। सो क्या होगा? 1:2:1। सो एम्पिरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा? CH2O। यहां तक क्लियर सबको? Yes sir. डन, ठीक है भाई, एकदम सिंपल है, किसी को कोई पंगा नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने वाला हूँ, जो पूरी क्लास ध्यान से सुनो। अगला बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जल्दी से लिखते हैं। सुनो ध्यान से। एम्पिरिकल फार्मूला में जब तुम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। तो लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। लिख रहे हो सब मेरे साथ? और n क्या होता है? m लिख रहा हूं, n ध्यान से लिखना। m होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। अभी समझाऊंगा इसका मतलब। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। पूरी क्लास मेरे साथ लिखेगी जल्दी। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सीखने जा रहे हैं, एम्पिरिकल सीख चुके। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। सब लोग बोलो मेरे साथ, ठीक? Yes sir. और n क्या होता है भैया? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। सही? क्लियर हो रहा होगा सबको? Yes sir. डन डन डन। अब सुनो मेरे बात ध्यान से। अब ये जो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये सबने लिख लिया ना, समझ गए? Yes sir. अब मैं हाँ, अगला सर। पेज। अब सुनो सुनो, अब तुम लोग कहोगे कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा कैसे? अब मैं क्वेश्चन से तुम्हें समझाता हूँ, जिसे तुम लोग तुरंत समझ जाओगे। एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O, ठीक? क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा तुम लोग देखो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हमें वेट दे देगा, परसेंटेज दे देगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? Yes sir. यस, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल। अब क्वेश्चन ने मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कितना है, जल्दी बताओ। 180, मैं बता रहा हूँ, 180 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, ठीक?
अब क्या क्लास मुझे बताएगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन तुमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, गेटिंग? और क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जल्दी बताओ। C6H12O6। बिल्कुल सही। कैसे निकाले? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एन निकालेंगे, ठीक है, एन निकालेंगे। अब एन कैसे निकाला जा सकता है? एन निकालने का तरीका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना दिया है? 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना होगा? देखो निकालते हैं। 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16, ये हो गया 30। तो 30 बाई 180 कितना हो गया? 60 सर 6 तो एन हो गया 6। और फॉर्मूला क्या सीखा हमने? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। तो CH2O इनटू क्या? 6। सो फॉर्मूला विल बी C6H12O6। सर एक बार शॉर्ट में समझा सकते हो क्या? हाँ, शॉर्ट में ही समझाएंगे। क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, करेक्ट? क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला sir. वेट और हमसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमने फार्मूला क्या सीखा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या? एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? एन निकालोगे। Yes, sir. और एन निकालने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। और क्या चाहिए? एम्पिरिकल फार्मूला वेट। अब बताओ जल्दी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया हुआ है कितना? 180। तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बिकॉज एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला वेट कैसे निकालते हैं? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2:1, ये कितना आया? 30। Yes, एन निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। कैसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट 30, 6 आ गया। अब हमारा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। एन हमने कितना निकाला? 6। तो ये आ गया। किसका फार्मूला है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज। समझ में आई बात? Yes, sir. सर किसी को दिक्कत है तो बताएगा। आई गेस सबको क्लियर हो रहा होगा। डन? Yes, sir. Understood. यस सर यस सर डन। अब सुनो, अब जो तुम लोग 30 क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, अब उस 30 को करने का वक्त आ गया है। अब सुनो, अगर तुम मुझसे 30 पूछ रहे हो, 30 कैसे करेंगे हम लोग? देखो ध्यान से। तुमने मुझसे कहा कि सर 30 में क्या करना है, तो देखो 30 को कैसे करेंगे हम लोग। भाई 30 में तुम लोगों ने क्या निकाल लिया था बताओ जरा। 30 में तुम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया था। कितना निकाला था एम्पिरिकल फार्मूला? CH3 CH3 निकाला था। अब पूरी क्लास ध्यान देगी मेरी बात पे। CH3 निकाल चुके थे तुम लोग। अब बताओ, अब एम्पिरिकल फार्मूला CH3 है, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या करो? बाय n। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए यही तो करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब सारे ऑप्शन में जाओ भाई, 1 2 3 4 5 ही तो होगी, फ्रैक्शन में तो नहीं होगी। होगी? नो सर तो जल्दी बताओ, अगर फ्रैक्शन में नहीं होगी तो तुम बताओ इसमें से कौन सा आंसर हमारा सबसे करेक्ट लग रहा है? क्योंकि उसने हमें एम्पिरिकल फार्मूला वेट दिया नहीं है। 1 relevant होगा। अगर इसने हमें एम्पिरिकल फार्मूला वेट नहीं दिया है तो हमारा सबसे करीबी आंसर वाला कौन सा है? C2H6। C2H6। क्लियर हो गया? इसलिए सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताओ। C2H6। क्योंकि n उसने नहीं दिया तो n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो जब सबसे करीब जाओगे तो n की वैल्यू 2 वाला एक आंसर हमें मिल रहा है। और कौन है वो? C2H6। इसलिए सही जवाब है C2H6। ठीक, सबको पता है कि CH3 अगर एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H6 होगा। इसके अलावा तुम किसी भी ऑप्शन में जाओगे तो कोई भी n के साथ वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए सही आंसर होगा C2H6। क्लैरिटी आई? यस सर सो हमने आज की क्लास में क्या सीखा? हमने सीखा, क्या सीखा? क्लियर बता रहा हूँ। हमने ये सीखा आज की क्लास में कि अगर हमसे कोई पूछता है, अगर हमसे कोई सॉल्व करने के लिए कहता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसमें हम क्या करेंगे? हमें ये देखना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है? जो जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले वो देखेंगे,
इंफॉर्मेशन देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमें करना है, ठीक है। और एक बार ये क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है, तो हमारा बाकी का काम क्या हो जाएगा, आसान। सो टेक्निकली अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो जो उस कंपाउंड के वो लिखूंगा, उन सारे एलिमेंट्स के नीचे उनका वेट लिखूंगा। अगर परसेंटेज दिया है तो मैं उनको वेट में बदलूंगा, वेट लिखूंगा, वेट को मोल में बदलूंगा। जब वेट को मोल में बदलूंगा तो मुझे सबके मोल मिलेंगे। फिर मोल को मैं क्या करूंगा, फिर मैं सबके मोल का सिंपल रेशियो लूंगा। क्या लूंगा बोलो, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो। और जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसकी मदद से मुझे मिलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, उसके बाद अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दिया हुआ है तो मैं अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट में डिवाइड करके n निकालूंगा, और n को जब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्लास के बच्चे 2 मिनट 1 मिनट लो और सोचो, रिवाइंड में जाओ और बताओ कुछ भी दिक्कत आ रही है समझने में तो पूछो मुझसे। थोड़ा सोचो और दिमाग पे जोर दो, कहाँ दिक्कत है। कुछ भी लग रहा है कि दिक्कत होगी तो मैं उसे फिर समझाता हूं। बोलो। सर अगर सिंपलेस्ट रेशियो सर फ्रैक्शन में आए तो सर उसे क्या करना चाहिए? अब जैसे उसका भी तरीका है, अच्छा सवाल है। मान लो कि फ्रैक्शन में आया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ मैं वापस एक सुनना, मान लो कि सिंपल रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में आ गया तो उसे फुल नंबर में बदलो। ठीक, कैसे फुल नंबर में आएगा, मान लो एक आ रहा है 1.5, मान लो सी आ रहा है 1.5, ठीक है, सुनना, और एच आ रहा है 3, तो उसको फुल नंबर में बदलेंगे हम लोग, 1:2 में कर लेंगे। मान लो एक है 0.25 या 1.25, दूसरा है 2, एक है कुछ समथिंग, तो उस मिनिमम नंबर से सबको मल्टीप्लाई करो जिससे हर कोई फुल नंबर में आ जाए। ये तुमने मैथ्स में किया होगा। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसे फुल नंबर में बदलो, ठीक है। वैसे एक और तरीका होता है कि तीनों को देखो, चारों को देखो, जो जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उससे तुम सबको डिवाइड कर दो। सुना मैंने क्या कहा? यस सर। सबके, मान लो एक आया n1, एक आया n2, एक आया n3। अब n2 सबसे छोटा है तो n2 से n1 को भी डिवाइड करो और n3 को भी डिवाइड करो, तो अपने आप तुमको एक सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगी। फिर भी अगर तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ रहा है तो तुम उसे फुल नंबर में बदलो, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक, यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? डन। 31 कौन सा क्वेश्चन था जरा याद दिलाना, क्या था 31 में? एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज। ग्लूकोज का, हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, उसमें क्वेश्चन में ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक, बोलो C6H12O6। तो तुमको क्या मिला? कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 12, सॉरी हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6, तो 6:12:6। सिंपल करो, क्या मिलेगा? CH2। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एम्पिरिकल तुम निकाल सकते हो अगर मोल दिया हो, वेट दिया हो, परसेंटेज दिया हो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। डायरेक्ट निकालने के लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी, और n निकालने के लिए क्वेश्चन वालों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट देना होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट वो देंगे, उससे स्मॉल n आएगा, स्मॉल n को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये यहाँ तक आज हमने पढ़ा। अब अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे, बट अब आज फिर मैं होमवर्क दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर करते हैं बात अगले दिन होमवर्क प्लस एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।